विद इन 3 to 4 मिनट्स में ये दोनों काम खत्म करेंगे और डायरेक्टली अपने लेक्चर की तरफ आ जाएंगे, जो टॉपिक्स वाला लेक्चर है। ठीक है। सबसे पहले मेरा नाम आपको पता होना चाहिए। माय नेम इज मोहम्मद उस्मान और ये आप पाक कोचिंग एकेडमी शॉप फार्म में पीसीए के बैनर से आप ये लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है। और ये हमारा 9th बैच है इस्लामिक स्टडीज का, मतलब प्री सेशन जो वर्क सेशन होता है। इसमें मैंने पहले ही कहा था कि कल मैंने अनाउंस किया था। इवन अगर आपने पढ़ा हो जो व्हाट्सएप पे जिस जिस लिंक के थ्रू आप आए हो, साथ में मेंशन होगा कि 2 वर्कशॉप होंगी कम्प्रीहेंसिव, जिसमें हम तकरीबन 15 के करीब ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सीएसएस में या पीएमएस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज हम कोशिश करेंगे, अगर आज हमारे मैक्सिमम टॉपिक्स होंगे तो आज हमारी लास्ट है, अदरवाइज हम एक लेक्चर और रख लेंगे अगर आप लोग चाहते हुए तो। ठीक है। अगर आप लोग हमें कहेंगे तो हम अभी इसी लेक्चर के दरमियान ही मैं अनाउंस कर दूंगा, अदरवाइज फिर हम ना अनाउंस किया तो फिर हम आगे नहीं रखें। सबसे पहली चीज कि जो आपकी लैंग्वेज है वो, तो सीएसएस के अंदर आपकी जो लैंग्वेज है ना, वो होनी चाहिए उर्दू या इंग्लिश, जो भी रख सकते हैं, जिस पे भी आपको ग्रिप ज्यादा है, जिस पे भी आप सवाल अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं ना, होनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि दूसरा, एक बच्चा है जो उर्दू में अच्छा अटेम्प्ट कर सकता है, वो उर्दू में करे। एक बच्चा है जो इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकता है, तो वो इंग्लिश में करे ना, वो क्यों उर्दू में करेगा। ठीक है। ये सिर्फ टैबूज हैं कि इंग्लिश में नंबर कम आएंगे, इंग्लिश में फेल हो जाएंगे, या उर्दू में नंबर कम आएंगे या फेल हो। अच्छा आप निकले, ऑब्वियसली अगर आपने बुरा लिखा तो उर्दू में भी फेल होंगे और इंग्लिश में भी, और अच्छा लिखा तो उर्दू में भी 70+ आएंगे और इंग्लिश में भी 70+ को जरूर देगा। तो एग्जामिनर ने आपका आर्गुमेंट्स देखने हैं कि किसने ज्यादा अच्छे से जो पूछा गया उसको आर्गुमेंटली प्रूव किया है, जिसने नहीं प्रूव किया वो फेल है या 40-50 से पास। ये सिंपल सी बात है। ये बात क्लियर है कि लैंग्वेज उर्दू इंग्लिश जो मर्जी रखें, उस वो रखें जिसका आपको ग्रिप ज्यादा है पहले से, या जिसमें आपको लगता है आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? आप क्लियर है कहेंगे तो हम आगे चलते हैं ना, जल्दी से कहते हैं। गुड। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपके सामने सिलेबस दोबारा आ रहा है, और आज मैंने जस्ट 1 मिनट के अंदर ये ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता के आगे चलना है, क्योंकि रिवीजन है, रिवीजन में हमने टाइम नहीं वेस्ट करना। स्क्रीन शेयर होगी आपके साथ? स्क्रीन विजिबल है सबको? काइंडली बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक मैंने अनाउंसमेंट करनी थी कि मेरा लेक्चर आपको रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है, ना ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ना ही आप लोगों ने रिकॉर्ड करना है। जो लोग हमारे पास लाइव आ गए हैं, देख इनफ, हमने इनके साथ ही चलना है, बाकी हमें जरूरत ही नहीं है एज सच, क्योंकि अनाउंस ऑब्वियसली हमने कब से रिक्वेस्ट कर दिया था। अब बच्चों की मर्जी है वो आना चाहिए या ना आना चाहिए। रिकॉर्डिंग का एक और मसला है, रिकॉर्डिंग 90% चांसेस होती है कि बच्चे अटेंड ही नहीं करते। मतलब उनको सेंड भी कर दी जाए ना तो वो कहते हैं कि कल सुनूंगा, परसों सुनूंगा, अगले साल सुनूंगा, तो वो पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। और अगर रिकॉर्डिंग की बात है तो उसकी फेसबुक पे, यूट्यूब पे काफी सारे टीचर्स के इस्लामिक स्टडीज के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं ना, वो अपने क्यों नहीं सुनते? इसलिए नहीं सुनते कि लाइव का एक और इम्प्रेशन है, या आप ऑब्वियसली एक प्रॉपर सेटअप में आ जाए जिसके अंदर सेशन के अंदर है, वहां पे रिकॉर्डिंग में काम कर जाता है। अनपेड जो रिकॉर्डिंग है ना, वो कोई नहीं सुनता। ये आपको भी पता होगा, अगर आपके पास काफी टीचर्स की रिकॉर्डिंग पड़ी भी होंगी, मुझे उम्मीद है। मैं अगेन भी कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग किसी को इजाजत नहीं है। अगर आप फिर भी करेंगे तो आप सोच लें कि अगर आप ये गलत तरीके से नॉलेज लेके पास फेल, आप खुद सोचें कि हो पाएंगे या नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि नॉलेज भी आप नेगेटिव वे से
लेके उस तरह से पास तो शायद हो जाएंगे, लेकिन गुनाह के तो जरूर आप होंगे। चलिए खैर हम आ जाते हैं टॉपिक पे। दैट इज आज का इस्लामिक स्टडीज का ये सीएसएस का 100 मार्क्स का सिलेबस है। इसकी डिवीजन इस तरह से होती है कि 20 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं और 80 नंबर के लॉन्ग टेस्ट आते हैं, जिसे सब्जेक्टिव पार्ट कहते हैं। उसमें 7 सवाल आते हैं और 4 करने होते हैं, और हर सवाल 20 नंबर पे मुश्किल होता है। ठीक है, 7 सवाल टोटल आएंगे और 4 अटेम्प्ट करने हैं। 80 नंबर के वो और 20 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट के। सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इसकी चौड़ी बल्कि आज ले लीजिएगा, आज वो लिखने का टाइम है। ये टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ एंड डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन। कल हमने ये टॉपिक बड़ा डिटेल से डिस्कस कर लिया था, जितना भी हो सकता था गिवन टाइम में। और साथ में ये जो टॉपिक है ना, इस्लामिक वर्शिप, इम्पैक्ट्स ऑफ ये जो है इबादत है, स्पिरिचुअल, मॉरल एंड सोशल इम्पैक्ट। अच्छा, जो पीएमएस है ना वो इसी तरह के, मतलब पीएमएस के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब सीएसएस के टॉपिक ज्यादा होते हैं, पीएमएस के कम होते हैं। तो यही टॉपिक्स आप कर लेंगे ना तो पीएमएस का भी आपका समझ ले सिलेबस कवर है। सिर्फ एक दो टॉपिक आपको नए करने पड़ेंगे, वो मैं बता देता हूँ अभी ये सिलेबस डिस्कस करने के बाद कि पीएमएस के लिए एक दो टॉपिक नए कौन से करने हैं, बाकी इन्हीं से आपका काम चल जाएगा। बल्कि सीएसएस पीएमएस का सिलेबस थोड़ा सा कम ही है, ज्यादा नहीं है। उसके बाद है ये सीरा ऑफ होली प्रॉफेट सल्लम। ये इसमें होली प्रॉफेट सल्लम एज ए डिप्लोमेट, एजुकेटर, मिलिट्री स्टडीज एंड पीस मेकर। अगर आपको ऑब्वियसली ये टॉपिक सबसे ज्यादा आसान होते हैं, बिकॉज आप बचपन से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। और होली प्रॉफेट सल्लम ने तलीम पे क्या बातें की थी और कैसे एजुकेशन मोहल्ला में इंसानियत बन के वो उन्होंने किस तरह से खिदमत या मैसेज दिया था अल्लाह ताला का। उसके बाद एज ए मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट, उनकी जंगी जहाद में जंग के मैदान में उनकी स्ट्रेटजीज पीस मेकर के तौर पे या डिप्लोमेट के तौर पे। तो ये बड़ा इजी थिंग्स है। ये 4 है, इन चारों में से एक आने का चांस होता है। ठीक है, इवन आप इनमें से 2 अच्छी तरह कर लें तो बाकी मैक्सिमम हेडिंग्स बाकी सवालों में वो ऐड हो रही है। आगे ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम, सॉरी ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ इन इस्लाम। इसमें 2 टॉपिक्स हैं, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, कि वुमेन का स्टेटस क्या है। और सेकंड इज डिग्निटी ऑफ मेन एंड वुमेन। ये दोनों टॉपिक्स हैं, इनमें से एक भी आ सकते हैं और 2 टॉपिक्स भी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं लास्ट चैप्टर पे, दैट इज चैप्टर या पोर्शन नंबर 7। ठीक है, अगर हम पोर्शन नंबर 7 की बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने इज्तिहाद जरूर करना है। ठीक है, और इजमा भी समवट थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है। और दूसरा ये है इस्लाम के सिस्टम, इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम। ये 3 सिस्टम आपने करने हैं। दैट इज ये आपका 7वां चैप्टर होगा, स्क्रीनशॉट इसके ले लीजिएगा। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट। उसके बाद है मुस्लिम वर्ल्ड एंड कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, ये वाला टॉपिक। ये वो टॉपिक हैं जो इस्लामिक स्टडीज के इंपॉर्टेंट है। ये स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें, मैं बैक जाने लगा हूं। ठीक है, और चैप्टर नंबर 4 का भी जस्ट एक सवाल इंपॉर्टेंट है, वो है ये तौहीद और सेल्फ प्योरिफिकेशन, ये वाला जो टॉपिक है ये आप कर रहे हैं। फर्स्ट पेज अभी आ रहा है आपके पास बच्चे, ये लेंगे। ये फर्स्ट पेज की पिक ले लेंगे। टोटल 20 से 25 टॉपिक बनेंगे और इसी में से हर साल आपके 4 सवाल जरूर करते हैं। कभी 5 आ रहे होंगे, कभी 6 आ रहे होंगे। कल मैंने कहा भी था कि आप लोग चेक कर सकते हैं पास पेपर में से कि इन 20 से 25 सवाल में से हर साल 4 सवाल आ रहे होते हैं, क्योंकि हमने करने ही 4 अटेम्प्ट है, बाकी ऑप्शंस में छोड़ते हैं। तो इसलिए 4 आराम से यहाँ पे हो जाते हैं। यहाँ पे एक और टॉपिक बनता है इसमें इस्लामिक बिलीफ पे, बिलीफ इन जो है ना खत्म नबूवत है, या एक टॉपिक है वो मैं आपको चलो बाद में बता दूंगा लेक्चर के अंदर, मुझे याद भूल गया। तो खैर बाकी ये जो आपने लिखे हैं ना इनको स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हीं में से ही पेपर बनता है हर साल। दैट्स इट। अब हम चलते हैं आगे, ये बात स्लाइड खत्म करते हैं। मैंने आपको 2 चीजें बता दी हैं, सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से। सेकंड थिंग इज उर्दू में करना है या इंग्लिश में करना है, वो भी मैं बता चुका हूँ। और इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी थर्ड चीज पे। आमिर यार, वो मुझे भी पता है कि खत्म नबूवत को इंग्लिश में फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड ही कहा जाता है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है खत्म नबूवत वाला इंपॉर्टेंट है या दूसरा है, तो मैं बता दूंगा बात। ठीक है, आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना? अगर किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो काइंडली बता दें। बल्कि अब तो याद है कि मैंने वैसे ही क्रॉस कर दिया, वो डॉक्यूमेंट ही खत्म हो गया। हम आ जाते हैं। खैर चलें, थोड़ी सी स्पीड ज्यादा थी बिकॉज वो रिवीजन वाला क्वेश्चन था। अब हमारी स्पीड मतलब नॉर्मल रहेगी। अगर आपको लगे कि हम तेज जा रहे हैं तो आपने मुझे बता देना, मैं थोड़ा सा स्लो स्पीड से, स्लो पेस से चलता रहूंगा। ठीक है, क्योंकि जो नए बच्चे हैं या जो ज्यादा बिल्कुल ही बिगिनर है, सतही लेवल पे हो सकता है उन्हें ये स्पीड ज्यादा लगे, तो आप कह सकते हैं कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने सारे बच्चों को साथ लेके चलना है ना।
ठीक है। हम बात करते हैं राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन अ मुस्लिम स्टेट। एक इस्लामी रियासत के अंदर नॉन मुस्लिम्स के क्या क्या होंगे। स्लाइड्स में ग्रुप में शेयर नहीं करूंगा, स्लाइड्स ये बस इसी तरह से बनी है, ये हेडिंग्स हैं, सिंपली बुक्स में से हेडिंग बनी है बॉस, बुक्स या नोट्स की हेडिंग है, तो आप टेंशन ना लें। स्लाइड्स वैसे तो मैं शेयर करता भी नहीं हूँ, लेकिन आपको स्लाइड्स की जरूरत नहीं है। बुक्स में बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, जो नोट्स भेजूंगा वो भी ठीक लिखे हुए हैं, तो आपको हेडिंग्स, अगर आपको सिर्फ हेडिंग्स चाहिए तो हेडिंग्स वहां से बहुत ज्यादा मिल जाएंगी। ये परेशानी ना लेंगे सर स्लाइड्स शेयर नहीं करेंगे तो हम कहाँ से करेंगे, वो डाटा आपको रेलिवेंट ग्रुप में आ ही जाना है। राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम इन एन इस्लामिक स्टेट, कि एक कल हमने पढ़ा था कि बेसिक ह्यूमन राइट्स के जो एज ए इंसान हमारे बेसिक राइट, लेकिन एक इस्लामिक स्टेट के अंदर गैर मुस्लिम्स के कौन कौन से हकूक हैं। अब इन हकूक की वजह से हमें ये भी पता चलेगा कि ये जो हम तशद्दुद कर रहे हैं या इबादत गाहों को गिरा रहे हैं या जला रहे हैं, ये बिल्कुल ही इस्लाम की तालीमात के बरक्स है। ये एक्सट्रीमिज्म है। एक कंजर्वेटिव जो माइंडसेट के लोग हैं या जिनको अवेयरनेस ही नहीं है ना, वो लोग ये कर रहे हैं। एक पढ़ा लिखा अवेड और रैशनल जो मुसलमान है, जो दीन को समझता है, वो इसको कभी भी प्रमोट नहीं करता। ठीक है। अभी हम देख लेते हैं राइट्स है ना उनके, तो इस्लामिक स्टेट की जिम्मेदारी है कि उन्हें दें, और हमारी ये ड्यूटी है कि बॉस हम ये राइट्स पूरे करने में मदद दें स्टेट के, ना कि उन्हें मारना शुरू करते हैं। खैर, आ जाते हैं। सबसे पहले है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। जिस तरह से इस्लामिक स्टेट के अंदर एक मुसलमान की जान की हिफाजत स्टेट की जिम्मेदारी है, उसी तरह से गैर मुस्लिम की जान की भी जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की है। इसके बारे में औली प्रोफेसर ने कि एक वर्स है, वो है प्रोटेक्टिंग दी, उन्होंने वसल्लम ने कहा था प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स इज माय फॉरमोस्ट ड्यूटी। नॉन मुस्लिम्स की जो है, ये कोटेक्चुअल मीनिंग बता रहा हूँ, कि लाइफ के राइट्स को प्रोटेक्ट करना मेरी फॉरमोस्ट ड्यूटी है। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट हम चलते हैं। हजरत अली का भी कौल है कि अगर, प्रोटेक्शन मीनिंग बता रहा हूँ, कि अगर एक मुसलमान गैर मुस्लिम को कत्ल कर देता है या मार किल कर देता है, तो उस जो मुस्लिम है उसको भी बदले में किसास के लिए कत्ल किया जाएगा। तो कत्ल मीन्स के ऑब्वियसली थ्रू प्रॉपर चैनल, जैसे पाकिस्तान है तो यहाँ पे आप किसी नॉन मुस्लिम को मारते हैं तो आपको वो फांसी की सजा होगी। ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उस बंदे को इंसाफ दे जिसे आपने मारा है। सेम गोज विद, आप नॉन मुस्लिम को करेंगे या मुस्लिम्स को करेंगे, सेम सजा। सेकंड है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन भी किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट की। स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि जिस तरह मुसलमानों की प्रॉपर्टी चोरी या जलाना या गिराना मना है, सजा मिलेगी, उसी तरह स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनकी भी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे। और ये हमारी जिम्मेदारी है एज ए मुस्लिम, क्योंकि ये दीन ने हमें हुक्म दिया है कि उनके राइट होंगे, आपने इंफ्रिंज नहीं करने। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम ना जलाएं। अगर कोई लोग किसी नॉन मुस्लिम को मार रहे हैं आपके सामने, उनके सिर्फ नॉन मुस्लिम होने की वजह से, या उनकी इबादत गाहों को गिराना चाह रहे हैं या घरों को गिराना चाह रहे हैं, तो रोकें, क्योंकि ये दीन के बरक्स है। इससे दीन फैलने की जगह दीन को नुकसान पहुंचता है। देख रहे हैं ना, मुसलमानों का इस्लामोफोबिया और एक्सट्रीमिज्म वाला रिलीजन कहा जा रहा है, तो इसी वजह से कहा रहा है। पिछले मतलब ये कुछ महीने पहले आपको पता ही है, ऑलमोस्ट 15 प्लस क्रिश्चियंस की इबादत गाहों को जला दिया गया फैसलाबाद के इलाके में ही ना, सिटी में। तो आप खुद देख लें कि हम जा किस तरफ रहे हैं। 2023 आ रहा है और हम लोगों की इबादत गाहों को गिरा रहे हैं, उनकी इबादत गाहों को, क्योंकि हमें सख्त मना किया गया है कि इबादत गाहें तो बिल्कुल नहीं गिरा। जब आप लोगों की इबादत गाहों पे करेंगे, तो इंडिया में या जिन कंट्रीज में क्रिश्चियंस की हुकूमत है, वो जब आपकी इबादत गाहों को जलाएंगे या गिराएंगे या मुसलमानों को मारेंगे, फिर जितना दुख आपको होता है सेम ही उतना होता है। लेकिन आपको वो पॉइंट ऑफ ज्यादा करते हैं कि जो मुसलमान है ये एक्सट्रीमिज्म या रेडिकल किस्म का जो इस्लाम है, ये दीन है, ये रिलीजन है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद भी बचें और लोगों को भी अवेयरनेस दें कि ये हमारी ड्यूटी है, बल्कि उनको प्रोटेक्शन देना भी एज ए मुस्लिम। आ गया रिलीजियस फ्रीडम। उनको रिलीजियस फ्रीडम हासिल है, वो अपनी इबादत गाहों में फ्रीली आ सकते हैं।
कोई भी कोई बंदा इबादत करने जा रहा है तो उसे नहीं रोक सकता कि वो क्योंकि गैर मुस्लिम है तो उस इबादत से रोक दो, ऐसे नहीं है। ये तो इसी तरह ही होगा, फिर इंडिया वाले भी यही कहेंगे ना, तो भाई मुसलमानों को भी हम नहीं जाने देते मस्जिदों में, मुला के मारा है वो, दिस इज द थिंग। ये करने से मना फरमाया गया, ये उनका राइट है और स्टेट की जिम्मेदारी है। हमारी स्टेट समहाउ फेल्ड हो चुकी है, खास तौर पे ये जो कत्ल और ये बाल गाँव का जलाना या घरों को जलाना, इसको प्रोटेक्शन में हमारी स्टेट फेलवर की तरफ जा रही है, या कह लें फेल हो चुकी है। आगे है राइट ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, उनको है इकोनॉमिक लिबर्टी या इकोनॉमिक फ्रीडम हासिल है। जिस तरह एक मुसलमान एक लॉफुल प्रोफेशन कर सकते ज्वाइन कर सकते हैं, उसी तरह नॉन मुस्लिम भी एक लॉफुल प्रोफेशन या बिजनेस ज्वाइन कर सकता है। ये मुस्लिम स्टेट, इस्लामिक स्टेट के अंदर वो शराब, जुआ या नशे या इस तरह के, या प्रोस्टिट्यूशन ईटीसी इस तरह के बिजनेस या शुरू नहीं कर सकता। बाकी वो जो लाफुल या हलाल हैं मुसलमानों के लिए, जो लिमिट्स हैं उसके अंदर वो हर काम कर सकते हैं, उन्हें नहीं रोका जा सकता कि आप फलां काम नहीं कर सकते, एक्सेप्ट दो जो इस्लाम ने मना है। ये है उनके मतलब कुछ राइट्स। बाकी आपको बुक्स से मिल जाएंगे, बुकिश, ठीक है, वो काफी सारी हेडिंग्स के साथ आपको मिल जाएंगे, वो कोई इशू नहीं है। समझ आ गया? क्वेश्चन है तो पूछ लें राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स के हवाले से। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? आई थिंक सो कोई क्वेश्चन नहीं है। गुड, थैंक यू। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, ठीक है। ये मेरी नजर में इस्लामिक स्टडीज के ये सीएसएस के सिलेबस में जो सबसे कुछ चंद एक मोस्ट अच्छे टॉपिक है प्रैक्टिकल टॉपिक के लिए, जिनके लिए मतलब जिसका सिलेबस में होना बहुत जरूरी था, ये टॉपिक उनमें से एक है। हाँ जी, उमेर जो आपको पढ़ाया है ना, वो आपको जो बुक सेंड करेंगे उनसे पढ़ेंगे तो आपको डिटेल फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सेशन है वर्कशॉप वाला, इसमें हर टॉपिक को हमने बस 5 से 10 मिनट में कवर करना है। 1-2 घंटे में अगर एक टॉपिक करेंगे तो फिर वो तो 15-20 लेक्चर चले जाएंगे, और हमारी तो 2 से 3 मतलब आज या मैक्सिमम नेक्स्ट वर्कशॉप हम एक और रख सकते हैं, तो अभी डिसाइड हो जाएगा आपके साथ, तो कर लेंगे आप। खैर महीन, ये आपने जो आर्टिकल्स है ना वो आप खुद निकाल सकते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है या दूसरा स्पेसिफिकली जो राइट्स है नॉन मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, वो आप खुद निकालें। बाकी फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज इसके अंदर है, मतलब आर्टिकल 9 से लेकर आर्टिकल 40 तक आप पढ़ लीजिएगा हेडिंग, उनमें से आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनके राइट्स मिलेंगे। जैसे आर्टिकल 9 है एवरीवन हैज ए राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो आर्टिकल 9 ने ये नहीं कहा कि मुस्लिम तो सिर्फ राइट है। पाकिस्तान का जो आर्टिकल 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इसमें ये लिखा हुआ है कि मतलब एवरीवन हैज ए राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आर्टिकल 9 से लेकर 40 का सिर्फ हेडिंग्स पढ़नी है। मोस्टली ये है कि जनरल ही है, एजुकेशन है, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्री ट्रायल, आर्टिकल 10 है राइट टू एजुकेशन 25A। ये हमें परेशान नहीं होना बाकी बच्चों ने, अगर आप ये नहीं भी ऐड करेंगे तो कोई मसला नहीं है। ये उनके लिए जो ज्यादा इन डेप्थ स्टडी करने चाहते हैं, तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान डाउनलोड करना है, उसकी हेडिंग सिर्फ पढ़नी है, उसके रिलेटेड आपको आ जाएगा। लेकिन मोस्टली ये सारे राइट्स ही पाकिस्तान के बतौर सिटीजन हैं, नॉन मुस्लिम है या मुस्लिम है सेम राइट, ठीक है। जैसे राइट टू ज्वाइन लॉफुल प्रोफेशन है तो वो पाकिस्तान के हर सिटीजन के लिए सेम ही है। राइट टू एजुकेशन सेम है, ये नहीं कि नॉन मुस्लिम को आप कह देंगे कि भाई आप हमारे गवर्नमेंट के स्कूल या कॉलेज में पढ़ नहीं सकते, आप मना नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। खैर आगे हम चलते हैं स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक है। ये जो लोग देसी लिबरल्स या सोसाइटी में जो कंजर्वेटिव माइंडसेट के नैरो माइंड के जो लोग हैं, जो दीन को समझ ही नहीं रखते या सतही तौर पे पढ़ के आ जाते हैं और आपको कहते हैं कि दीन ने तो भाई वुमेन को कोई राइट्स नहीं दिया। आपको औरतें भी लड़कियां भी नजर आएंगी जिन्हें मतलब जरूरी नहीं कि वो कंजर्वेटिव हो या लिबरल हो, देसी लिबरल, लिबरल नहीं सॉरी, देसी लिबरल कह लूंगा मैं, कह देता हूँ कि जिन्हें अवेयरनेस नहीं है या लोगों ने दी नहीं है, क्योंकि मेंस सोसाइटी है, मर्दों की सोसाइटी है पूरी दुनिया, तो वुमेन के राइट्स की तो बात कम होती है ना, लीस्ट होती है। खैर आज हम बात कर लेते हैं कि इस्लाम ने औरत को क्या स्टेटस दिया है और उससे राइट्स क्या दिए हैं और उसकी ड्यूटीज भी क्या है, ठीक है। अब स्टेटस ऑफ वुमेन पे हम अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टेटस ऑफ वुमेन एज ए मदर, एक माँ की हैसियत से इस्लाम ने क्या स्टेटस दिया है एक औरत को। तो इसके सिलसिले में की हदीस है, इवन पैराडाइज लाइज अंडरनीथ द फीट ऑफ योर मदर, कि
जन्नत माँ के कदमों तले है। ठीक है, ये बेसिकली कंटेक्चुअल है, या आपने इसका मतलब कुछ लोग शायद ये समझते हो कि भाई माँ के जो कदम है ना वो नीचे से देखो उसके नीचे है। बेसिकली कंटेक्चुअल मीनिंग अगर जाए तो इसका मतलब ये है कि माँ की खिदमत कर लें, उसकी इज्जत कर लें, उसकी खिदमत कर लें, आपको जन्नत मिल जाएगी। मतलब इतनी आसान है जन्नत कि माँ की खिदमत करेंगे तो जन्नत मिल जाएगी। जन्नत माँ की कदमों तले है, इसका एक मतलब ये, कुछ और भी इसके मतलब है, लेकिन प्रोटेक्शन मीनिंग में एक मतलब इसका जो बड़ा एक्यूरेट मुझे लगता है वो ये है। ठीक है, दूसरा जब ऑब्वियसली है माँ बाप के लिए, दोनों के लिए है कि जब वो बूढ़े हो जाए तो उन्हें उफ तक ना जाए। यहाँ पे जो आजकल हमारे ये जो पढ़े लिखे अफराद पेरेंट्स के साथ बदतमीजियां कर रहे हैं, खासतौर पर माँ के साथ, जब तक आपको पता है आप में से काफी लोग होंगे, मैं भी माशरे का हिस्सा हूँ, मेरे भी पेरेंट्स अल्लाह का शुक्र है वो जिंदा है, तो अलाइव है, अल्लाह उनकी जिंदगी दें उन्हें नफी। मेन ये है कि बदतमीजियां हो जाती हैं, ऊंची भी बोला जा सकता है, लेकिन मैं उफ तक का वर्ड कहने से मना करता हूँ, या उफ नहीं से गुस्से से या कोई भी जवाब दे। तो यहाँ तक माँ और बाप की इज्जत है, तो स्टेटस सेम ही बाप का इस मामले इज्जत के मामले सेम ही मदद है। इवन जनरल ये हदीस को देखा जाए तो माँ का बड़ा है। एक और जगह पे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग बता देते हैं सन ने सबसे ज्यादा माँ और बाप में से माँ की हकूक की ज्यादा बात की है, ज्यादा फोकस किया, ज्यादा स्टेप किए। ठीक है, तो एज ए मदर ये उसका हक है कि आप उसको क्या करें, उसका ख्याल रखें, उसका उसकी देखभाल करें, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें। ये नहीं है कि शादी के बाद आप साइड पे हो गए हैं तो वो आप पैसे ना दें, वो मांगे भी तो आप कहें हमारे पीछे बड़े खर्चे हैं, ऐसा नहीं है। आप उनके साथ रह रहे हैं या नहीं रह रहे, आप उन्हें हर तरह से सपोर्ट करना है, मॉरली भी, रिस्पेक्ट वाइज भी, फाइनेंशियली भी। ये स्टेटस है सामने, कोई आपकी जिम्मेदारी है अपनी मदर की फाइनेंशियल इश्यूज को भी खत्म करना या फाइनेंशियल जरूरियात को भी पूरा करना। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ वुमन एज ए वाइफ। एक बेगम की हैसियत से क्या हकूक है, एक बीवी की हैसियत से आपने हमेशा ये सुनूंगा कि इस्लाम में हस्बैंड पे बड़े ज्यादा है। कुछ लोग मजाजी खराब ही कह देते हैं ना, मतलब कोई यहाँ तक उसकी वर्क है, उसको ना मतलब बेगम को ना कर ही नहीं सकती किसी मैटर में भी। ठीक है, एक्सेप्ट जैसे कि अब वो दीन के खिलाफ अगर कह जाए तो फिर नहीं, अदरवाइज आपके मतलब इतना स्ट्रेस आपने माशरे में सुना हुआ है कि जनाब जो मर्जी वो कह रहा है ना आपसे मान, यस बॉस वाला सीन होता है। लेकिन कुछ ना कुछ तो वुमेन के भी राइट्स होंगे। इसकी बात ट्रस्ट नहीं, मुझे भी कम ही बताई थी लोगों ने। जब जब तक मैं 18-20 साल का था मुझे नहीं पता था कि वुमेन के एज ए बीवी क्या होता है। तो एज ए वाइफ सबसे पहला है हक ये है कि उसकी अच्छे से देखभाल की जाए, उसके मेंटेनेंस का ख्याल रखा जाए। मेंटेनेंस के बारे में मैं डिटेल से बात करता हूँ, ये थोड़ा सा जरूरी है। इसके बारे में हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वुमेन के स्टेटस के बारे में एज ए वाइफ सेइंग है, द बेस्ट अमंग यू इज द वन हु इज बेस्ट टुवर्ड्स हिज वाइफ। प्रोटेक्शन मीनिंग इसका ये है कि आप में से बेस्ट वो है जो अपनी बेगम के साथ बेस्ट है। ठीक है, ये हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तंद हदीस है, कोई ज़ईफ हदीस नहीं है। तो आप सोच लेंगे माशरे में कितने लोगों को इस हदीस का पता है, या कितने हमारे जो आलिम या मुफ्तिहान है वो इस हदीस को सुना के वो वाइफ और मियां बीवी के हकूक की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद मर्द पे ये फर्ज है, औरत का ये राइट है, और मर्द की ये एज ए हस्बैंड फर्ज है कि अपनी जो वाइफ है उसके नानो नफका का ख्याल रखें। हाँ जी, हैदर अली मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट, एक चीज हैदर अली, मैं एक कंफ्यूजन अगर आपको हो रही है, ये किसी को बता देता हूँ कि मर्द के हकूक ज्यादा हैं। ये बात नहीं हो रही कि वाइफ और हस्बैंड में से हकूक किसके ज्यादा है। वो जो मर्द के हकूक ज्यादा है ना वो हमें पता है। जो औरत के हकूक है हम सिर्फ उन स्पेसिफिक हकूक की बात करें, हम मर्द के हकूक की तरफ, हस्बैंड के हकूक की तरफ एक दफा जा ही नहीं रहे। हम सिर्फ वुमन के एज ए वाइफ के हकूक की बात करें, वो सिर्फ हकूक डिस्कस हो रहे हैं ना। ऑब्वियसली मर्द एज ए दूसरा हस्बैंड, हस्बैंड के हकूक ज्यादा है। मैं कब कह रहा हूँ काम, वाइफ के हकूक की बात हो रही है। वाइफ है जो, उसका हकूक ये है कि उसका नानो नफ्ता का ख्याल रखा जाए। मीन्स रोटी कपड़ा मकान, उसकी जो भी जायज जरूरियात है सारी पूरी करना किसकी जिम्मेदारी है, हस्बैंड की जिम्मेदारी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप दे देता हूँ कि जो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन है वो सिर्फ मर्द की है दीन के अंदर। औरत को कहा जाता है कि वो चार दीवारी में रहे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे, अपने खामन की भी देखभाल, मतलब घर का सारा देखभाल करे। मर्द के लिए हुक्म है कि इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन किस पे है, आप पे है। औरत अगर जॉब करती है
और वो 1 करोड़ रुपया और कमा ब्रेक रही ले है, रहा था। और मर्द जॉब कर रहा है और वो कमा रहा है 1 लाख रुपया। तो मर्द की जिम्मेदारी है उसे कपड़े भी दे, उसे खाना भी दे, उसे हर उसकी जायज जरूरत पूरी करे, बच्चों का भी उसकी जिम्मेदारी है। जो औरत है ना, उससे मर्द डिमांड नहीं कर सकता कि आपकी तनख्वाह है तो आप 1 करोड़ का यहाँ पे रखो, मैंने नहीं कर, समझ आ रही है? ये दीन में ये शर्त है। हाँ, औरत अपनी मर्जी से देना चाहिए, या म्यूचुअल कॉपरेशन जो कि बड़ी ज्यादा जरूरी है मियाँ बीवी के रिलेशन में, वो तो बड़ी जरूरी है, मतलब वो आपस में करते रहे, लेकिन एज ए राइट, दीन के अंदर एज ए राइट, एज औरत वाइफ। मर्द डिमांड नहीं कर सकता कि दीन ने गाया के आगे, ठीक है? वो दूसरा, उस तरह से एज ए राइट वो डिमांड नहीं कर सकता। ठीक है, समझ आ रही है इस पहलू की? बेसिकली ये स्ट्रेस मैं देना चाह रहा हूँ इस बात पे कि जो सारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है ना वाइफ की या औरत की, वो दीन में किसकी है? मर्द सुना। की है, एज ए हस्बैंड। आगे मैं इसको मजीद आपको बताता हूँ। अब वाइफ को इनहेरिटेंस की भी जरूरत है, जो मर्द का जो इनहेरिटेंस है ना, उसमें भी हिस्सा मिलेगा। अक्सर आपने सुना होगा कि जो औरत है एज ए सिस्टर, एज ए बहन, उसको एक हिस्सा मिलता है, बल्कि वो एज ए डॉटर वाला इनहेरिटेंस में आपको एज ए डॉट, बल्कि पहले वाइफ वाला बता देते हैं। वाइफ है ना, तो एज ए दूसरा वाइफ, उसका हक दूसरा है, इनहेरिटेंस है। औरत का एज ए डॉटर भी इनहेरिटेंस है। अब आपको मैं वो चीज तोरा तो कंफ्यूजन भूरे दूर करना चाह मेरा रहा तो हूँ भूरे कि अक्सर औरतों का बोला ये तो सवाल होता है, भूरे। टीवी पे भी आपने देखा होगा या जेल में भी औरतों के आ जाता है, और वो आना भी चाहिए ऑब्वियसली, जब पता नहीं है तो आना ही चाहिए, कि मर्द के लिए 2 हिस्से हैं, औरत के लिए एक। मीन्स अगर 100 रुपया किसी के फादर छोड़ के जाते हैं, तो 100 में से 62 हिस्से, मीन 66 या 67% मर्द का है। अगर एक बहन और एक भाई है, और 33% क्या सामने है? वाला। बहन का है या लड़की का है, ठीक है? अब लड़कियां ये कहती हैं कि हमें हमसे डबल क्यों है, 50-50% क्यों है, हमें 33% क्यों, उन्हें हमसे डबल क्यों? ठीक है, ये सवाल आता है। अब इसका बड़ा जबरदस्त जवाब ये है कि बेसिकली दीन में फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन तो औरत को दी ही नहीं गई हुई। आप अगर एज ए डॉटर हैं, तो आपके फादर की जिम्मेदारी है कि आपके रोटी कपड़ा मकान हर चीज की जरूरत है ना, वो उसकी जिम्मेदारी है। अगर आप घर में बैठी हुई हैं, तो वो उसकी सुनी जिम्मेदारी है कि वो पूरा करके दे। अगर वो पूरा सुनी नहीं करके दे रहा, सुनी। मीन ओबियसली उसका पैसे हो और पूरा ना, एक पैसे, वो बेचारा पुअर है, बस खाना दे सकता है नॉर्मल से, तो और बात है। लेकिन वो कमा रहा है और खुदा आपकी बदी। जरूरियात पूरी नहीं कर रहा, तो उससे आखिरत में और पूछताछ उन होगी, रसालत क्योंकि ने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन किसकी है? मर्द है। और मर्द कहीं एज ए बाप है या भाई है। अगर बाप की डेथ होगी तो फिर ये भाई की जिम्मेदारी है कि उसके नाना नफा का इंतजाम करे। उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, शादी के बाद नाना नफा की जिम्मेदारी है उसके हस्बैंड की। ठीक है, हस्बैंड ये नहीं कह सकता कि जनाब उसके पैसे होने के बावजूद कि मैंने आपको रोटी कपड़ा मकान जो जायज जरूरियात है मैंने पूरी नहीं दूरी करी। ने मखान ने मजाड़े। ठीक है, उसके बाद अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, या वो डिवोर्स हो जाता है, या खुला ले लेते हैं, मतलब सेपरेशन हो जाती है, वो दोबारा अपने घर जाए, अगर उसके फादर जिंदा है तो दोबारा उसके फादर की जिम्मेदारी है। अगर फादर की अल्लाह ना करे डेथ होगी, हो सकती है उसकी जाना तो है कभी ना कभी, उसका जो मेरे भाई है नसीबों को उसकी ले ढूंढ। जिम्मेदारी है। और अगर वो भाई जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, तो भाई मतलब गुनाह कर रहा है, एक कबीरा गुनाह, सगीरा गुनाह नहीं कर रहा, और आखिरत में बड़ी सख्त नसीब होनी है कि नको क्योंकि मर्द पे जिम्मेदारी है। वो बाप है, वो भाई है, नको। वो बेटा है, तो मर्द की जिम्मेदारी। और तनन मा जमा पक्या हुआ इसलिए जब आप इस एंगल से सोचेंगे, तो आपको पता चला जाएगा कि औरत का तो फिर विरासत में हिस्सा ज्यादा नहीं नको ने होगा, कि बात उसको तो करी। 33% मिल गया, और उसके बाद उसने बाप के होते हुए भी बाप की दूसरा जब काटने है पड़ा था पक्की सीधा सीधा की। फादर भी, फाइनेंशियल सारी ऑब्लिगेशन उसकी पूरी हो रही है। भाई कर रहा है, या फिर अगर हस्बैंड के साथ है तो हस्बैंड कर रहे हैं, तो उससे तो काम करने की जरूरत नहीं है, वो करना चाहिए ऑब्वियसली। उस पोस्ट आजकल के जमाने में कर रहे हैं, दीन में इस चीज की तरफ नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ना करना चाहिए, घर बैठ जाए, तो ये सुना। आपका राइट है, आप डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि हमने सोसाइटी में देखा है, खास तौर पे जब डिवोर्स जो वुमेन होती हैं, उनके भाई या फादर की डेथ होगी, उन्हें रखते ही नहीं है, भगा देते हैं, भाभियां नहीं रहने देती, या भाई कहते हैं कि तुम और निकल जाओ हमारे घर से। ठीक है, या पैसे बिल्कुल खलास मतलब मफहूम। अपने घर वालों पे ज्यादा लगा रहे होंगे, बहन को बिल्कुल सादे, जो गरीबों को देने, या पुराने कपड़े देना शुरू कर देते हैं, जिससे ऐसा नहीं करना। बोले मतलब। ये दीन में उनका स्टेटस है, जो देना आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप नहीं देंगे तो नहीं जाएंगे। नेक्स्ट इज राइट ऑफ वुमेन एज ए डॉक्टर। अब वुमन के एज ए डॉक्टर भी बात कर रहा है। पहला राइट है कि उन्हें आपको किल नहीं करना। जैसे पुराने दौर में क्या करते थे, एक डॉक्टर जब पैदा होती थी तो उन्हें जिंदा जला देते थे गुस्साओ। या दफन कर देते थे। अभी भी हमारे माशरे में जब बेटी पैदा होती है, बेटी को रहमत कहा गया है ना, बेटे को रहमत का दूसरा कहा गया है नेमत। तो बेटी अगर रहमत है, तो उसको
तो जब आए तो खुशी मनाए ना, गम तो ना करें। यहाँ को पता है, मैंने खुद मतलब देखे, मैंने सुने में, जो लोग रोते हैं बेटी पैदा हो जाए ना, तो माएँ रो रही होती हैं, सास रो रही होती है, दादियाँ रो रही होती हैं, नानियाँ, इवन फादर भी रो रहे होते हैं कि बेटी पैदा हो। यार ये उनका हक है कि उनकी आप मतलब अगर वो रहमत बन के आई है, तो ये हर बंदा अपना रिज़्क लेके आता है। इस चीज़ से निकले, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। बेटा है या बेटी है तो ये नहीं है कि बेटा और बेटी है, 10 साल का बेटा है, 12 साल की बेटी है या 8 साल की बेटी है, तो आपने सारा कुछ जो अच्छा खाना है वो बेटे को देना है। आपके घर में ये होता होगा, मैं आई कैन बेट, लड़के और लड़कियों, आप में से 70% के घरों में ये होता होगा, जब आप बड़े सारे हो चुके हैं, जब आप बड़े हो रहे थे 10, 12, 15 साल की उम्र में, आपको कन्फर्म ये तब फील भी होता होगा, अब तो आप यूज़्ड टू हो गए होंगे कि आपकी बहन को कम दिया जा रहा है, ठीक है? आपके कपड़े ज़्यादा कॉस्टली हैं। ये कुछ मतलब 70%, 30% ऑब्वियसली लोग बराबरी कर देते हैं, बल्कि वो बेटियों को ज़्यादा मतलब सपोर्ट करते हैं। उसी तरह अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पहले बेटे को पढ़ाया जाएगा। उसी तरह खाने-पीने की चीज़ों में भी अगर अच्छा फल आए हैं, तो पहले आपने बेटे को पूछना है। हमारी फैमिली में मैंने खुद देखा, हमारे रिलेटिव में, वो पूरा का पूरा शॉपर जो भी आया ना, फ्रूट या जो भी अच्छी स्वीट डिश आई है या मिठाई आई है, वो जाना है और उन्होंने जो बेटा है ना 10 साल का, उसे दे देना। बेटी 8 साल की है या 12 साल की है, छोटी है या बड़ी है, उससे नहीं पढ़ाना, बेटे को पकड़ा देना। दिस इज द थिंग कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करना आपने, ठीक है? और माओ का भी यही हाल है। आपको पता है कि ये सिर्फ मर्द नहीं कर रहे, औरतें भी कर रही हैं। औरतें, आपकी माएँ आपको समझा रही होती हैं कि आप यार तुम्हारा बड़ा भाई है या तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा क्या, तुम बाद में खा लेना, या मैं हम बाद में बना लेंगे। यार जब वो बच्चे हैं ना, चलो 18 साल के बाद तो समझ आती है, आप समझदार हो गए। जब बच्चे हैं तब तो मतलब तब ये डिस्क्रिमिनेशन है। 18 साल की उम्र के बाद फिर ठीक है, रिस्पेक्ट का पहलू भी आ जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल जो है ऑब्लिगेशन भाइयों पे ज्यादा है, मर्द ही जॉब कर रहे हैं भाई या फादर। लेकिन पहले तो आपस में बेटे और बेटी में डिस्क्रिमिनेशन ना करें। ये आपने सबसे बड़ी बात जो आज सीखा है ये सिक्स वुमेन से, एज ए वुमेन भी और एज ए मेल भी, आप सब लोगों ने इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। अपने घरों से शुरू करना है, अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से, ठीक है? अगर आपके भाई की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, वो बेचारा काम करता है, तो फिर उसे यूज टू नहीं, एक्सप्लॉइट नहीं करना, उसे रिस्पेक्ट देंगे, बिकॉज वो बेचारा आपके लिए तुम्हारा फादर और मदर तो चलो है ही, फिर चलो भाई को दे सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज दैट, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछने का, इनहेरिटेंस वाले क्वेश्चन भी ऑब्वियसली आपका क्लियर हो गया होगा। और इस वो मैंने बता ही दिया ना कि औरत के लिए ऑब्वियसली औरत अपने जो हस्बैंड है उसके भी इनहेरिटेंस में से हिस्सा लेगी, औरत अपने भाई के भी इनहेरिटेंस से हिस्सा, अगर मतलब कि भाई की औलाद नहीं हुई किसी, वो चीज अब मेन, लेकिन अपने वो हस्बैंड और अपने क्या उसे कहते हैं, फादर की डेथ के बाद तो ऑब्वियसली उसके इनहेरिटेंस का हिस्सा मिलना ही मिलना है ना। इवन जैसे बेटा है तो बेटे का भी इसी तरह से, अगर वो बेटा डेथ हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी है, तो माँ की कुछ ना कुछ आएगा। आगे चलते हैं। आगे है, वुमेन को ना हम इनहेरिटेंस का राइट देते नहीं है। जैसे कि एक बात है ना, तो बेटों को सारा हिस्सा दे जाएगा, जवानी अपने मरने से पहले ही कह दिया जाएगा ये सारा मेरे बेटों का है। बेटी की बस उसे कह दिया जाता है कि आपकी शादी, माँ ही कहती है बल्कि, तो यार तुमने क्या करना है, तुम्हारे तो घर में पहले ही बड़ा ज्यादा फिट है, अपने भाइयों को दे देना ये घर, ये सारा कुछ ना। तो बॉस, ये बेटियों का हक है, उन्हें मिलना चाहिए। ये बहनों का हक है, उन्हें मिलना चाहिए। ये दीन में आपस में पूछा जाएगा, अगर आप उनकी परमिशन के बगैर इसे ले रहे हैं, ठीक है? मैंने ये बड़ा सुना है कि नानियां दादियां क्या समझा रही होती हैं कि तुमने क्या करना है, तुम्हारी तो शादी होगी या हो जानी है, तुम अपने भाइयों के नाम पे करना, ठीक है? तो ये औरतों की जिम्मेदारी है कि अपनी बेटियों को जानबूझ के मतलब ना इस ट्रैक पे ना लेके आए। वो अपनी मर्जी से देना चाहें, उसके बाद ये नहीं। जैसे कि एक बड़ा जबरदस्त चीज है कि अगर आप बेटियों के नाम ही लगवा दें, बहनों के नाम लगवा दें, उसके बाद उन्हें कहें हमारे नाम दोबारा लगवा के दिखाएं, तो कभी भी नाम आपके नहीं लगता। इवन आप लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, 90% चांसेस है कि अगर आपके नाम वो अभी जमीन लगा देना, आपके फादर अपनी जिंदगी में, उसके बाद आपका भाई कहे या मदर कहे कि नाम लगाओ, आप कभी नहीं लगाओगे। आप नाम तभी लगाओगे जब आपके नाम हुई नहीं, जब आपको उसकी वैल्यू का ही पता नहीं है। जब दीन ने आपको एक राइट दिया होगा तो वो लेना, ठीक है, उसके बाद छोड़ें। ये जो पहले छोड़ना है ना, ये तो छुड़वाया जाता है।
और ये मोस्टली माएँ मतलब औरत की काम नहीं, माँ छुपाती है, दादी या नानी छुपाती है। बाप डायरेक्टली नहीं कहता कि अपने भाई के नाम कर दो, मोस्टली फैमिली। तो ये इन चीज़ों से आपने बचना है, जो हमारे अभी जो मेल बच्चे बैठे हुए हैं, इन्होंने आपने करना है कि लाड़े ना लाड़ई, अपने no one is इज्जत। हाँ, उसके बाद वो आपको वापस करना चाहें, वापस नहीं सॉरी, तो देना चाहें, ठीक है आप दे सकते हैं। जैसे आप भी अपना सारा हिस्सा अपनी बहनों को दे सकते हैं ना, वो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर आप नहीं पूछेंगे उनसे या आपके फादर नहीं पूछेंगे तो एंड में बहुत सख्त राब है इसका, हम्म, इनहेरिटेंस ना देने का बहनों को। मैं तो कारों ठीक है जी, को दस आगे चलते हैं। राइट्स ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ वुमेन इन बोले इस्लाम। जिंदगी ठीक है, तो सबसे पहला तो को मतो को करना जिंदगी वो बोला ऑब्वियसली हैदर आप कर बोला सकते हैं, कर सकते हैं। इससे यार बेटर ज्यादा हेडिंग या ज्यादा अच्छा बोर्ड लिख सकते हैं, जितना भी 20 नंबर के सवाल के आपको। ये से मतलब शुरू आगे चलते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ वुमेन इन इस्लाम। इस्लाम ने वुमेन को क्या राइट्स और कौन कौन से, ठीक है, ड्यूटी ने बाद सबसे पहला है राइट टू ऑफ चैरिटी, नहीं है चेस्टिटी है, लफ्जों CHTITI, ठीक है, इस मतलब इज्जत की हिफाजत करना। इसमें तो जानदारों बात है मुझे टर्म ही बल्कि उर्दू की भूल गया, बड़ी टफ सी टर्म है। दा कम से की एक सेकंड, एक सेकंड, मैं आपको बता जल्दी याद आ जाएगी। अ, दा कम से की आता सुकली की संग ना दा चला मुला ठीक है, बाकी हम पहले पढ़ लेते हैं, ये मुझे याद आ जाएगा, जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा। शो को अगर किसी बच्चों आता है इसकी ट्रांसलेशन CHASTITY, इसकी ट्रांसलेशन आती है तो मुझे जरूर बता दें। ये चैरिटी नहीं है, चेस्टिटी है। चैरिटी तो स्पेलिंग नहीं है ना, वो बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, खैर हम बाकी करते हैं, तो क्या करना बाकी हम करते हैं, मैं बता देता हूँ अभी। है राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन फोर वॉल्स, टू कि घर की जो चार दीवारी है ना, उसमें उसे क्या दिया गया है, प्रोटेक्शन दी गई है चार दीवारी के अंदर। जैसे अब घर है, तो अगर घर के अंदर ही अगर मतलब उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, उसको प्रोटेक्शन हासिल नहीं है, जो बंदा भी चाहे अपने मुंह से मुंह उठा के घर जाना शुरू कर दे, तो फिर कैसे उसकी प्रोटेक्ट होगी उसकी इज्जत। ठीक है, तो इसी तरह से अगर ये सिक्योरिटी और सेक्रेसी लाइफ हाउस में नहीं होंगी, घर में। खबर और और इस लिहाज यार आपने कल का लेक्चर सुना होता ना, तो काश आपको समझ आ जाता। खबर और हारिस लियाकत साहब, कल हमने ना डायरेक्ट राइट्स, बजे ह्यूमन गुना राइट्स इन इस्लाम डिस्कस कर ली थी। हमारा टॉपिक अब इस टाइम डायरेक्ट बजे स्टेटस, तसी ये हिसाब देख कर लें, ये स्लाइड आपको दिखा देता हूँ। ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम कल हमने पढ़ लिया था। कोरता वाई आर यू ओनली डिस्क्रिमिनेट, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा बच्चे। सी और हिसाब इस से लियाकत आपको कल आपने पढ़ा होता लेक्चर, काश सुना होता तो आपको पता चलता। तो प्लीज ऑब्वियसली ये क्लास में डिस्क्रिमिनेशन या अखुल फजूल से एडसे कमेंट्स करने से परहेज करें, सारी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब ऑब्वियसली मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा है यार। ऑब्वियसली मैं एज ए टीचर मैं डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं सकता। अगर मैं औरतों के हकूक की बात कर रहा हूँ, तो मर्दों के हकूक का भी मुझे बड़ा पता है, और आप सबको पता है। सही जो हमने और बल्कि वो एंड पे डिस्कस थोड़ा सा कर देता हूँ, अभी टॉपिक से साइड पे हो जाएंगे। मौकार दे आगे है टूरिस्ट राइट टू एजुकेशन, कि इल्म हासिल चितो करना हर बेला मुसलमान मर्दों मुसलमान पर फर्ज है, सिर्फ मर्द पर नहीं, औरत पे। इसके बारे में मैं कल भी बता दिया था कि वुमेन जो है वो लॉफुल एजुकेशन ज्वाइन कर सकती है, मतलब अपनी जो है ना प्रॉपर जो दीनी लिबास है वो पहन के किसी भी जाके फील्ड में डिग्री हासिल करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर जो मर्जी। ठीक है, मास्टर्स हैं, एमफिल है, पीएचडी है, आप कर सकते हैं, बस वो कि आपने पर्दे के अंदर और रहना अपन है, ये इस्लाम की लिमिट। उसके बाद है राइट ऑफ, ये ऑब्वियसली जो एजुकेशन का राइट है वो सिर्फ मर्द का, यार औरत का नमाज तो राइट पढ़ता नहीं है, हूँ मर्द का भी है ना, तो मर्द का तो आप खुद ही डिस्कस हो गया बहुत। उसके बाद है राइट टू मैरिज। जिस तरह मर्द का राइट टू मैरिज है एक वो निष्ठा तो पता ही है, औरत का भी राइट टू मैरिज है। राइट टू मैरिज के अंदर एक दो चीजें जो ऐड करना चाह रहा था, वो ये चाह रहा था कि ये मर्द औरत का हक है कि वो अपनी और एक मतलब हम निष्ठा उससे पूछा जाए एटलीस्ट। उस्ताद ठीक है, पागल लव गाड़ी मैरिज की की मैं बात नहीं कर चिकने रहा, लेकिन एटलीस्ट पूछा जाए कि
आप इस फलां लड़के से शादी करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती। जब हौली प्रॉफेट सल्लम अपनी बेटी हजरत फातिमा की शादी करने लगे थे हजरत अली से, तो उन्होंने भी खबर है को अपनी बेटी के साथ डिस्कस किया था ये, ठीक है। हालांकि हौली प्रॉफेट सल्लम करते ही वो थे जो अल्लाह ताला ने कहा था, मींस कंसल्ट करने की या डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या की थी, क्यों? क्योंकि पूरी उम्मत के लिए अमली नमूना बन जाए कि हमने भी अपनी बेटियों या बहनों से पूछना है। अगर फादर डिस्कस नहीं करना चाहे तो भैया मतलब आप सही पूछ रहता लो, सही है। आपकी तो बहन है ना, तो आप पूछ लो। बाकी फादर और माओ को चाहिए कि उनसे डिस्कस करें। अगर वो नहीं चाहती एक बंदे से शादी करना तो बड़ा ना माँ करें ना, पॉइंट की तो दखल हो है सके कना यार। तो ऑप्शंस तो दें, ठीक है। रास्ता अब वो इसका बच्चे मतलब तुमने लव दखल दे मैरिज जो है ना, वो उस साइड पे मैं नहीं लेके जाए, दीन की कुछ लिमिटेशंस है, चार्जिंग उस साइड पे हम नहीं जा रहे, वाला ठीक है। ऑप्शन। बाकी जो है वो ये इस हद तक आपके लिए समझना जरूरी है। उसके बाद है राइट ऑफ खुला। खुला का अगर मतलब शादी के दौरान बन ना बन रही हो, तो जिस तरह मर्द को डिवोर्स देने का हक है ना, जिस तरह वो तलाक दे देते हैं, इस तरह औरत को खुला लेने का हक है। ये दस होगा कोर्ट होती है खुला, औरत इस तरह 3 दफा ये नहीं कह सकती तलाक है तलाक है तलाक है और तुम्हें तलाक होगी, ठीक है। मर्द सिर्फ तलाक देता है। औरत ने क्या करना है, औरत ने जाना चक्कर। है कोर्ट या काजी के पास। मतलब अगर हमारी ये प्रॉपर इस्लामिक स्टेट होती, मतलब खलीफा का सिस्टम होता, तो हम काजी के पास जाते, ठीक है। अभी वो हमारा काजी जज है, तो जज के पास चक्कर। जाके ना आप सिविल कोर्ट में एक या फैमिली कोर्ट में आप क्या करेंगे, केस कर देंगे खुला के लिए, ठीक है। उसका प्रॉपर प्रोसीजर है, लेकिन खुला मिल जाता है। अगर औरत ये चाह रही हो ना कि मैंने खुला लेना है, तो कोई उसे रोक नहीं सकता पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। इवन इस बात पे भी खुला मिल सकता है कि औरत कहे कि मुझे मर्द पसंद ही नहीं है, मैं ओके। इसका रहना ही नहीं चाहती, मुझे पसंद नहीं, इस बात पे भी खुला मिल जाता है। नोट। ये मसला नहीं है कि खुला के लिए मर्द का शराब पीना, बुरा होना, मारना पीटना, अगर वो ये भी कह सकती है कि मुझे पसंद नहीं आई, मैं समझ। इसका रहना ही नहीं चाहती, तो वो आपको इसके 3-4 महीने का प्रोसीजर है, लेकिन मिल उधर जाएगी इन द एंड आपको। उसके बाद है राइट ऑफ कितना। डॉवर। हक मेहर का हक है, ठीक है। हक मेहर आपने सुना होगा, ये वो मैरिज हो का जाए बेसिक जोड़ी। इंग्रेडिएंट है, जिसके बगैर मैरिज हो ही नहीं सकती। शादी के लिए कुछ मुझे इंग्रेडिएंट्स है। बताइए पहला है पता नहीं नो। सर ऑफर एंड दिस ना एक्सेप्टेंस, कुछ। जिसे इजाबा कबूल कहा ये जाता है। नाम दे। दूसरा है चल के दे। कंसिडरेशन। ये दस सर। तीसरा है दो गवाह। वाह। ये क्या है, शादी के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। इनमें से एक भी मिसिंग है, ये इजाबा होते हैं कबूल नहीं ना हुआ, वो। शादी नहीं हुई। दो गवाह के होते हुए या ये बगैर हुआ है, प्रूफ देखना मतलब उनके बगैर सर्टिफिकेट। फिर भी नहीं हुआ। और कंसिडरेशन डॉवर, हक महर नहीं पूछ दिया तो बोले। फिर भी शादी नहीं हुई। हक महर दो तरह का होता है, एक होता है समझने जो फौरन अदा करना होता है, एक होता है जो ऑन डिमांड अदा करना होता है, ठीक सब है। खबर होगा। अब ये दूसरा, लेकिन अदा जरूर करना होता है। जो प्रॉम्प्ट डॉवर होता है, PROMPT, वो है पाकिस्तान में इसकी सचिन। दो तरह की एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हम सिंपल एक्सप्लेनेशन में जा रहे हैं। CSS में आपको इतना ही काफी है। प्रॉम्प्ट डॉवर इज किट्स दैट, था। इसकी एक्सप्लेनेशन में CSS में वो, क्योंकि सवाल खुला था, आएगा आएगा नहीं, तो आपको सिर्फ दो टाइप्स लिखने की जरूरत है, आगे एक्सप्लेनेशन ना देंगे, क्योंकि इंटरप्रिटेशन है वो काफी टफ है। दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट, एक जो स्कूल ऑफ थॉट जो पाकिस्तान में ज्यादा सब माना जाता है, जो आपको मस्जिदों में या टीवी पर भी आलिम जो इंटरप्रिटेशन बताएंगे, वो ये वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये है कि प्रॉम्प्ट डावर वो डावर है जो आपने ना फौरन पावर देना है, पॉइंट। मींस बिफोर कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। मतलब मियां बीवी को जो अजवाजी ताल्लुकात है ना, चेक गाड़ी। वो शुरू होने से पहले आपने अदा करना ही करना, मींस फर्स्ट नाइट से पहले चेक गाड़ी। आपने देनी देना है, उसके बाद आपने कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज करना है, जो मियां बीवी के राइट्स हैं वो। दूसरा है डेफर वन डावर, आर्टिकल। वो है सर जब मतलब। औरत डिमांड करें, ठीक है। वो औरत आपकी जिंदगी में डिमांड कर रहे हैं, या आप बेगाने मर्द की पार्टी का डेथ हो जाए प्रोफेशनल। तो तब डिमांड करे, या सेपरेशन हो जाए तब, उसकी मर्जी है ना, जब मर्जी, मतलब कौन डिमांड है। अगर वो मर्द की जिंदगी मरने के बाद भी डिमांड करेंगी, तो उसके जो विरासत है ना, सबसे पहले वो हक मेहर की अमाउंट निकाली जाएगी, वो 10,000 है या 10 करोड़ है, उसके बाद फाइनल। उसके हिस्से बनेंगे, उससे पहले नहीं। तो हक मेहर का इतना बड़ा हक है। वैसे ये एक है, पाकिस्तान में चलो तकरीबन हर जगह ये हक मेहर दिया जाता है। जो प्रॉम्प्ट है वो तो दिया जाता है, डेफर्ड में कुछ लोग गुत्ती मारते हैं, मतलब ड्रामे करते हैं। जब सेपरेशन खास तौर पे हो जाए, उसके बाद कहते हैं कि हमने तो दे दिया था, हालांकि ये कंपनी। बहुत ज्यादा सख्त हो सकता है। आगे चलते हैं राइट ऑफ वैसे बेटर ट्रीटमेंट। बेटर ट्रीटमेंट का उनका हक है, जिस तरह एज ए इंसान, ठीक है, और एज ए सब वुमेन खबर। ऑब्वियसली वीक है, ट्रायंगल। और दूसरा ट्रीटमेंट उनको बेटर मिलनी चाहिए। और उसके बाद है राइट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, एक बेटी की हैसियत से, एक बहन की हैसियत से, एक माँ की हैसियत से, एक वाइफ की हैसियत से, चारों हैसियत से उसको हक मेहर में मिलता है, ठीक है। वो है जो मैं खबर आ रहा हूँ। ट्यूशन जरूर है, आसिम खबर है नहीं की हो।
मेरिट माझे पोसन रोजगार जरूर मिलता है। ما خو روزګار دی راشم ठीक है, उसके बाद دا رپوت پوت दूसरा ये कुछ राइट्स ऑफ رپوت څه वुमेन ټایم थे, ये راشم सारे राइट्स ऑफ वुमेन की बात समझ आ गई है जब? دا شرمېږم चलिए जी, गार्डियन के बगैर अच्छा हैदर सर, चेस्टी इज द ग्रेट साइन ऑफ वर्च्यू, एक इस्लाम में मॉडल है, ठीक है। हाँ जी, अमेजा दूसरा गार्डियन के बगैर भी अगर आप दूसरा हो गए हैं, बालिग हो गए हैं, तो गार्डियन के बगैर भी आप, ठीक है। आवाज कट रही है, बाकी बच्चों की तरफ से आवाज कट रही है या सिर्फ आयशा की तरफ की आवाज कट रही है? ताली जल्दी से बता दीजिए। कट रही है, चलिए अभी मैं देखता हूँ, ठीक है। कट कट हो रही है, अच्छा शोषण है, 1 मिनट ठहरे। अलि او طیبت نه امستا خو طیبت لاړ ده بس دی لاړ دی مین چې ډاون دی پوه نه شوې پوه نه شوې دې ځای کې مې په دې ځای کې مې لاس ور دې ځای کې هېڅ نه हाँ जी बॉयज एंड गर्ल्स, आवाज अब ठीक आ रही है? अच्छा अक्सर ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लो बोल देता हूँ अगर ज्यादा फास्ट हो। دې ځای کې وکړم دا مې تا ته کولو अच्छा, ये एक बच्चे ने एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन हदीस की है। ज़िकाउर रहमान, कुछ केसेस में आपकी जो वली है ना, वो रियासत वली हो जाती है। ये जो कोर्ट मैरिजेस हो रही हैं या जो जो शादियां हो रही हैं ना विदाउट परमिशन ऑफ पेरेंट्स, उसमें रियासत को वली बना दिया जाता है कि रियासत जो है ना वो भी आपकी वली है, ठीक है। और इस सिलसिले में किसी आप ये जो सवाल है ना, वैसे मैंने जो जवाब देना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज वो कंट्रोवर्सी है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, कोई सुन्नी है, कोई अहले हदीस है, कोई शिया है, वो अपने अपने चेक की वजह से भी कुछ चीजें कंट्रोवर्शियल है। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी आपके माइंड में कोई मसला है ना दीन की निस्बत से, ठीक है, तो आप किसी ना फतवा लेने का, कल भी मैंने बताया था, मुफ्ती इसकी इजाजत है फतवा देने की, तो आप मुफ्ती से जाके पता कर लें कि मुफ्ती क्या कहता है इस बारे में, ठीक है। रेलिवेंट मुफ्ती जो आपके हैं, जो आपको लगता है कि वो रैशनल हैं, उन्होंने सही पढ़ा, जो आपको पता हो, ठीक है। फिका वारियत वाले मुफ्तियों से नहीं जाके पूछना जो सिर्फ अपने अपने सेक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। जो रैशनल मुफ्ती जो आपको नजर आते हैं पाकिस्तान में बड़े ज्यादा हैं, हर सेक्ट के हैं। आप चाहे अपने सेक्ट वाले से पूछें, लेकिन जाके पूछें, वो आपको बड़ा जबरदस्त जवाब दे देगा। मैंने आपको वो जवाब दिया है जो मैंने काफी सारे मुफ्तियान से पूछा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। मींस मैंने वीडियोस भी देखी हैं और डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी डिस्कशन हुई हुई है, सही है। तो उम्मीद है आपको मोस्टली जो रैशनल माइंड के मुफ्तियान है हर सेक्ट के, वो आपको यही कहेंगे कि हो सकता है। बाकी ये है कि मैं फतवा नहीं दे रहा, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, या मतलब
थ्रू लेक्चर्स या थ्रू किसी भी मुफ्ती का लेक्चर जो यूट्यूब या लाइव जो बयान होते हैं उसमें सुना हुआ है, ठीक है। बाकी जो कंट्रोवर्शियल थिंग्स हैं कोशिश करें मुझसे क्वेश्चंस भी ना करें, क्योंकि मैं मुफ्ती हूं नहीं, मैं फतवा नहीं दे रहा, मैं वो दे रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है या किसी मुफ्ती से सुना है, मतलब किसी ऑथेंटिक पर्सन से। अनऑथेंटिक पर्सन की मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि लेक्चर टीचर हूँ, तो एज ए टीचर मैं ऑथेंटिक सोर्स की कोशिश करता हूँ, वो रिटन फॉर्म में हो या ओरल या वर्बल, जिस मर्जी फॉर्म में हो। और बाकी रही बात कि अगर कोई चीज ऐसी हो जो आपको लगे कि मैं गलत बता रहा हूँ, तो आज मुझे आफ्टर लेक्चर टेक्स्ट कर लेंगे, सर ये बात ऐसी थी, मैंने यहाँ से इस तरह से सुनी हुई है, विद रेफरेंस बताना है कि फलां जगह पे ना मैंने ये पढ़ा था और ये फलां बुक का रेफरेंस देना है या फलां, ठीक है, वो रेफरेंस समेत मुझे बताना है ताकि मेरी भी इंप्रूवमेंट हो सकती है, क्योंकि बीइंग ए मुस्लिम हमें काफी सारी चीजें मुझे भी नहीं पता ना, ऑब्वियसली मैं मुफ्ती तो हूँ नहीं, तो मुफ्ती के नाम मैं फतवा दे सकता हूँ, और इस्लाम का नॉलेज इतना ज्यादा है कि पूरी उम्र भी कट जाए तो खत्म नहीं होता, तो मेरी भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और खास तौर पे फिर मैं वैसे तो मोस्टली चीजें मेरे ख्याल में सारा कुछ ही मेरा रिसर्च बेस है, ठीक है, लेकिन अगर किसी को लगे तो मुझे जरूर बताना है, क्योंकि दीन में सीखने का मौका हर टाइम आपके पास मौजूद है, ठीक है। जैसे राइट्स की बात हो रही है, वुमेन राइट्स, अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो मुझे जरूर बताना है, लेकिन आफ्टर लेक्चर, क्लास में नहीं डिस्टर्ब करनी, क्योंकि मोस्टली चीजें ऑथेंटिक हैं, ऑथेंटिक सोर्स हैं प्रॉपर मेरे पास। आगे चलते हैं, मैंने ना ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड कर दी है, जल्दी से इसे ज्वाइन कर लें, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने आज की क्लास ज्वाइन की है, ये कल भी यही सेंड किया था, कल कुछ लोगों का अटेंड हुआ था, जिन लोगों ने आज नया अटेंड किया है, मतलब कल मीन्स जिन्होंने अटेंड नहीं किया था वो तो जरूर ये ज्वाइन करेंगे। मतलब इसी ग्रुप के अंदर मैं नोट्स भेजूंगा और बुक्स सेंड करूंगा, और पास पेपर एनालिसिस भी कुछ पेपर्स के ना कुछ सॉरी चैप्टर्स के मैं सेंड कर दूंगा इस ग्रुप में, ठीक है ना। लेकिन इस वीक के अंदर ये नहीं है कि मैं आज सेंड करूंगा या कल करूंगा कि मुझे आप इनबॉक्स स्टार्ट कर दें, अगर इस वीक के अंदर ना हो, मींस नेक्स्ट संडे तक, आने वाला जो संडे है, संडे तक ना हो, तो फिर आपने मुझे टेक्स्ट करना है, बिकॉज फिर मुझे हो सकता है याद ना रहा, अदरवाइज याद मुझे रहता है, मैं भूलता नहीं हूँ। तो सारी चीजें कि सोर्सेज कौन से हैं, सोर्सेज का वैसे मैंने मैसेज पहले भी कर दिया था, आज फिर कर दूंगा या कल फिर। सोर्सेज जो रिटर्न फॉर्म में कि कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, सेकंड दूसरा पास पेपर एनालिसिस, थर्ड नोट्स, दैट्स इट। बाकी तो वर्कशॉप्स आपकी हो रही हैं, जल्दी से ये ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप ग्रुप। जिन लोगों ने कल ज्वाइन कर लिया था, बाई चांस हो सकता है किसी का ना ज्वाइन हुआ हो, क्लिक करके देख लें, अगर आप उसके ग्रुप के मेंबर हैं तो ठीक है, अदरवाइज ज्वाइन कर लें, गुड है। ऑलमोस्ट 10-15 बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, अभी 10 प्लस हो गए, जल्दी से कर लें। अगर किसी का ज्वाइन नहीं हो रहा तो बता दे, अभी नहीं ज्वाइन हो रहा। 0308778899, दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। फरोजीना, आपका पेपर अगर अभी है तो आप लीव कर सकती हैं। 0308778899, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ये आप में से मोस्टली बच्चों ने वैसे ही सेव कर लिया होगा, जिन लोगों ने ये सेव नहीं किया ये सेव कर लें। अगर आपका ये ग्रुप ज्वाइन नहीं हुआ तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और बाकी भी किसी तरह की गाइडेंस या वो स्टेटस के लिए ना, कि मतलब जो हम नए सेशन अनाउंस कर रहे होते हैं तो उनकी आपको थ्रू माय व्हाट्सएप स्टेटस आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। तो ये नंबर, माय नेम इज मोहम्मद उस्मान, ठीक है। हमारा जो लेक्चर है होपफुली 8:45 तक खत्म हो जाएगा। रिजना, अगर आपका उससे पहले कोई लेक्चर है या कोई वजह है तो आप जा सकती हैं, ओके सर। है सर, आज हमारी सेकंड वर्कशॉप है, बल्कि याद आ गया आप भी बता दें, हम आज ही वाइंड अप इसे कर लें या एक और वर्कशॉप आप चाहते हैं, तीसरी? Mkaji. Talaman khabara una ka, khabara dapat ni falka. Khabara dapat una ka. Wait, khabara dapat una ka. Lista pata. Lista pata.
जी बच्चों, आवाज आ रही है मेरी सबको? बॉयज एंड गर्ल्स, मेरी आवाज आ रही है? एक्चुअली कॉल आ गई थी किसी की, आई डोंट नो कौन था। अच्छा, ये एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे अभी टेक्स्ट कर दिया, जवाद आपने टेक्स्ट किया? जवाद अली राजपाल, हाँ। जवाद यार, आफ्टर क्लास करना है ना, अभी क्यों डिस्टर्ब कर रहा हूँ? नहीं, कल या परसों तो वो तो मैंने डिसाइड करना है, आप लोगों ने डिसाइड नहीं करना, आपने सिर्फ बताना है कि रख लें नेक्स्ट। जल्दी से बता दें। मेरा क्वेश्चन ये था कि आज ही वाइंड अप कर दें 9:45 तक, या एक क्लास और रख लें? ऑब्वियसली 9:45 तक सारे 15 टॉपिक से तो कम ही होंगे कवर, मतलब 12-13 हो चुके होंगे या 10 होंगे। तो जल्दी से बता दें, अगर 15 प्लस बच्चों ने कहा रख लें तो हम रख लेते हैं, क्योंकि मसला ये है ना कि अगर हम 5-7 बच्चे होते हैं फिर फायदा नहीं होना। 5-7 बच्चों के बाद 7 क्लास होना भी फजूल है। अब ये बच्चे जो यस कर रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि ये बच्चे एटलीस्ट जरूर अटेंड करें, बाकी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ और बच्चे भी आ जाएंगे। बस ठीक है, ऑलमोस्ट 15 प्लस टॉपिक्स हो गए, अब वो 16 प्लस बच्चे हो गए, तो हम एक और वर्कशॉप रख लेंगे। वो दूसरा हम रख लेते हैं थर्सडे वाले दिन। थर्सडे वाले दिन हम तकरीबन 7 बजे रख लेंगे, 7 या 7:30, यही टाइम होगा। ठीक है जी, आपकी थर्सडे वाले दिन है वर्कशॉप, टाइम मैं बता दूंगा, 7 या 7:30 मैक्सिमम। उस दिन हम वाइंड अप कर देंगे। अभी हम आधे घंटे में कुछ 2-3 टॉपिक्स और कवर करते हैं, मतलब 25 मिनट में, बाकी हम कर लेंगे। स्क्रीन बताइएगा, शेयर होगी आपके साथ? स्क्रीन विजिबल है आप सबको? नहीं, बाकी किसी सब्जेक्ट की वर्कशॉप नहीं होनी, सिर्फ इस्लामिक स्टडीज की। जी, स्क्रीन विजिबल है आपको? बच्चे की स्क्रीन विजिबल है या नहीं है? किसी बच्चे ने भी रिस्पॉन्स नहीं दिया ना, कहानी करनी। अब ये ड्यूटीज या रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, ड्यूटीज ऑफ मुस्लिम वुमेन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या रिस्ट्रिक्शंस ऑन मुस्लिम वुमेन। आवाज मेरी आ रही है? क्योंकि मेरी तरफ शो हो रहा है कि वॉइस इज नॉट क्लियर। खलील और बाकी बच्चे भी बता रहे हैं वॉइस क्लियर है या नहीं, क्योंकि आई थिंक सो कि वॉइस का इशू आ रहा है सबको। क्लियर है? जैसे ही वॉइस का इशू आए मुझे काइंडली टेक्स्ट कर देना, मैं फिर आगे कंटिन्यू करूँ। ठीक है, आगे है राइट टू प्रोटेक्ट चेस्टिटी। ठीक है, अपनी इज्जत की मतलब ना हिफाजत करना, अपनी मतलब किसी भी ऐसे काम में नहीं होना जिसमें आपकी मतलब, बखैर इसका ये आप बुक से पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, वो लेडीज क्योंकि हमारे साथ ज्यादा है तो मैं इसके एक्सप्लेनेशन में जाना ही नहीं चाह रहा था। उसके बाद राइट टू ऑब्जर्व वेल। ठीक है जी, कि आपने वेल करना है, पर्दा करना है। ठीक है ना, प्रॉपर पर्दा करना है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने मना वो स्टाइलिश सा ऐसे कर लिया है नकाब। ठीक है, प्रॉपर आपने जो से पर्दा जो दीन का है ना, वो उस लिहाज से आपने पर्दा जरूर करना है। ये जो आजकल लड़कियां निकाब और ईटीसी के बगैर जा रही हैं सिर्फ दुपट्टा लेके, या इवन आजकल तो ट्रेंड चल पड़ा है विदाउट दुपट्टे का भी, तो बड़ा सख्त गुनाह है। ये आपकी ड्यूटी है, रिस्ट्रिक्शन है, बड़ा सख्त गुनाह है। उसके बाद नॉट टू किल हर चिल्ड्रन, अपने चिल्ड्रन को कत्ल नहीं करना। जिस तरह मर्द के लिए है ना कि वो बच्चों को ना मारे, उसी तरह औरतों को भी बेटा है बेटी है, कत्ल ना करें। ये आप वैसे पहली दफा सुन रहे हैं, लेकिन हमने सुना हुआ है औरतें कत्ल कर देती हैं। इवन
जब उन्हें बच्चे की पैदाइश ही नहीं होती, उससे पहले भी अगर उन्हें पता चलता है कि बेटा नहीं बेटी है, तो लोग अबॉर्शंस करवा लेते हैं। और ट्रस्ट मी, मेरी दोस्त की वाइफ ने इस तरह करवाया था कि जनाब उसे लगे या दूसरा ना, बेटे बेटी के बगैर ही बस लड़ाई हुई है, तो हस्बैंड के साथ रहना नहीं है, तो उसने जाके अबॉर्शन करवा दिया। इसके अलावा काफ़ी सारे इस तरह के किस्से हैं, मैंने सुने हुए हैं प्रैक्टिकली, कि बेटी पैदा होने वाली, डॉक्टर ने बताया बेटी पैदा होने वाली, अबॉर्शन करवा दिया। तो वो भी तो मारा ही है आपने अपने बच्चे को। 4 महीने के बाद, 4 महीने 10 दिन के बाद तो जो अबॉर्शन है वो तो प्रॉपर है ना दीन के अंदर, आपने भी सुना होगा, अप्रॉक्स 4 या 4 महीने 10 ये है दिन जब ना बच्चे के अंदर जान जाती है। अब उसके बाद अबॉर्शन करवाएंगे तो आपने डायरेक्ट उसे कत्ल किया। उससे पहले पे मुझे ऐसा नॉलेज नहीं है, या ऑब्वियसली मुफ्ती हान उस पर आपको अच्छा गाइड कर सकेंगे फतवे की सूरत में। ठीक है। उसके बाद है नॉट टू इंडल्ज इन प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन पे नहीं जाना, मतलब अपना जिस्म जो बेचने वाला कारोबार है उस पर नहीं जाना। समझ आ गई इस बात की कि प्रोस्टिट्यूशन वगैरह, बाकी वो लॉफुल प्रोफेशन ज्वाइन कर सकती हैं। दीन के अंदर ये कोई लिमिट ये नहीं है कि जहाँ पे उसकी जो इज्जत है, नकाब करके दीन के लिमिटेशंस के अंदर अगर वो कोई भी प्रोफेशन ज्वाइन कर सकती है। जैसे कि टीचिंग हो गया, टीचिंग बड़ा अच्छा प्रोफेशन है इनके लिए, खासतौर पे फीमेल स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। वॉइस अब आ रही है एक्चुअली यार, दरमियान में ना कोई गधा है जो कॉल्स कर रहा है मुझे, मैंने मतलब डिस्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसे गधा ही कह रहा हूँ, बार बार कॉल्स किया जा रहा है, वॉइस डिस्टॉर्ट हो जाती है। अब देखिए वॉइस आ रही है नहीं। हाँ थैंक यू। असल में ये दूसरी दफा कॉल आई है किसी गधे की, तो उसे समझ नहीं आ रहा कि बंदा बिजी है, बस ना करूँ कॉल, क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है कि कॉल बंदा अटेंड नहीं कर रहा, तो मींस वो बिजी है, ना करें कॉल, नहीं करनी हम। हम बात कर रहे थे कि औरत को ना लॉफुल प्रोफेशन कोई भी, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, जहाँ पे वो दीन की बताई लिमिटेशंस के अंदर, पर्दे के अंदर रहते हुए काम कर सकती है, वहां पे उसे करना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है हजरत हॉली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वाइफ हजरत खदीजा। एक तिजारत पेशा थी, मतलब बिजनेस करती थी ना, उनका वेजिटेबल्स का किसी का क्या तिजारत करती थी, बिजनेस था प्रॉपर। तो अगर हॉली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ तिजारत बिजनेस करने वाली खतून हो सकती हैं, तो यहाँ पे आजकल क्यों नहीं लड़कियां जॉब कर सकती? लेकिन वो लॉफुल प्रोफेशन है, दीन की लिमिटेशंस के अंदर क्यों नहीं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं? ठीक है। तो ये इन मिथ से निकलें, ठीक है, और अवेयरनेस दे लोगों को कि दीन में लॉफुल प्रोफेशन ज्वाइन करने पर कोई पाबंदी नहीं। ठीक है। ये कुछ ड्यूटीज है, बाकी ऑब्वियसली बुक्स के अंदर आपको काफी ज्यादा तादाद में मिल जाएंगी हेडिंग्स और ड्यूटीज, ठीक है, पता चल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? राइट्स एंड ड्यूटीज वाले क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं, मतलब टॉपिक पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, गुलजमान एंड ईटीसी सारे बच्चे, एनी क्वेश्चन अगर क्लियर है तो कह दें क्लियर है। चलिए जी, आज का हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। इसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इस्लामिक स्टडीज का 20 नंबर का सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने अरबिक वर्सेस और हदीस होनी चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक भी ऑब्वियसली आज वाले जो डिस्कस किए हैं उनमें से कोई टॉपिक होगा, तो सिर्फ बस 20 मिनट के अंदर आपका वाइंड अप हो जाना ये लेक्चर। ठीक है। इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम, जिसे हम उर्दू में इस्लाम का सियासी निज़ाम कहते हैं, इसके सैलिएंट फीचर्स या खसूसियात डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहली इसकी खसूसियत है सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। अल्लाह ताला की हाकिमियत की हेडिंग आपने पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज में मैट्रिक तक बड़ी दफ़ा पढ़ी होगी। ये वही हेडिंग है जिसे इंग्लिश में हम सॉवरेनिटी कहते हैं, कि अल्लाह ताला हर चीज़ का हाकिम है, हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से है। ठीक है।
जो हुक्मरान हैं वो सारी जो उन्हें ताकत दी गई है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, और आखिरत में उनसे उसके बारे में पूछा जाएगा। जैसे पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये मद्देनजर रखते हुए अपनी चलाएंगे हुकूमत। काजी है तो वो भी ये सोच रहेगा कि हमें ये अल्लाह ताला की तरफ से है ये पावर, ये मेरी खुद से नहीं है। उसके बाद है मैन इज वास्ट जेरेंट ऑफ मैन, या इंसान की जो हकीकत है वो एक नायब है अल्लाह ताला का। वो नायब की हैसियत से कंट्री में सियासी निज़ाम या अपने फ़राइज़ सर अंजाम देगा, अपनी पावर्स को यूटिलाइज करेगा। ठीक है, उसके बाद है सुप्रीमेसी ऑफ होली कुरान एंड सुन्ना, कि इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम में, इस्लामी रियासत में सुप्रीमेसी होगी कि जो होली कुरान और सुन्ना है उसके बरक्स कोई भी कानून नहीं बताया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 227 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये आपने जरूर पढ़ लेना, सिर्फ 3 लाइनें हैं। इसका मैं करक्स आपको बता देता हूँ कि कोई भी लॉ जो कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट होगा, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल एक है, वो उसको नल एंड वाइड करार देगी। नल एंड वाइड मीन्स उसे खत्म कर देगी। जैसे कि ट्रांसजेंडर एक्ट एक आया था, उस पर बड़ा रोड़ा पड़ा था, तो इस्लामिक शरीयत कोर्ट और जो इस्लामिक नजरियाती काउंसिल है उनमें से किसी एक ने उसे खत्म कर दिया था कि कोई भी कानून कुरान और सुन्ना के खिलाफ पाकिस्तान में नहीं बन सकता। ये उनकी जिम्मेदारी है इस्लामिक नजरियाती काउंसिल की कि उसे खत्म करे, या इस्लामिक शरीय को जो शरीयत कोर्ट है पाकिस्तान। आगे है इक्वालिटी, ये इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है कि कानून की हुक्मरानी होगी। इक्वालिटी एंड जस्टिस आप सेम ही रखें, इक्वालिटी जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ, तमाम मुसलमान आपस में बराबर है, कोई भी अजमी अरबी अजमी, कोई भी एलीट क्लास है या पुअर क्लास है, इंसाफ सबको फराहम किया जाएगा। ठीक है, इस्लामिक सिस्टम के अंदर सब बराबर है, जस्टिस होगा, इंसाफ की फराहमी होगी, और रूल ऑफ लॉ होगा, कानून की हुक्मरानी होगी। अमीर और गरीब कानून के कटहरे में सेम होंगे, सेम ट्रीटमेंट और सेम पनिशमेंट मिलेगी। ये नहीं है कि अमीर आदमी करप्शन करके बाहर भाग जाए या रिश्वत दे के निकल जाए और गरीब आदमी सारे, ऐसा नहीं। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद। इस्लामिक सिस्टम में जिहाद का कॉन्सेप्ट है कि जिहाद क्या है। जिहाद के लिए ऑब्वियसली आपको आपके जो हेड ऑफ स्टेट, उसकी इजाजत लेना जरूरी होगी, और जिहाद की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो उस रिस्ट्रिक्शन के बगैर आप जिहाद नहीं कर सकते। ये जो पाकिस्तान में या दुनिया में ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, ये सबको पता है। ठीक है, मसला ये हुआ है कि ये अपना ही सेटअप लेके आ रहे हैं जिहाद के नाम पे, जिसकी वजह से लोग क्या समझ रहे हैं कि इस्लाम तो वार रेंज में पॉलिटिकल सिस्टम है, जंगजू रिलीजन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिहाद के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को मद्देनजर रखते हुए जिहाद किया जा सकता है, अदरवाइज वो जिहाद नहीं कहलाएगा, फिर वो जंग ही है। आगे है अमर बिल मरूफ, नेकी का दर्ज देना और बुराई से रोकना। ये आपने एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जुबान से अक्सर सुना होगा। दो काफी लोगों को उनसे एतराज है, लेकिन ये जो फिक्र है पाकिस्तान में किसी पॉलिटिशियन ने आज तक नहीं बोला उनसे पहले, तो ये क्रेडिट उन्हें जाता है। नेकी का दर्ज देना और बुराई से रोकना ये दीन का मेन प्रिंसिपल है कि बीइंग ए मुस्लिम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को खुद बचें, पहले लोगों को रोकें, नेकी का हुक्म दें। ये इस्लामिक स्टेट के हर इंडिविजुअल की, वो गरीब है, अमीर है, वो रया है, वो हुक्मरान है, उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, वो हमारी स्टेट में मोस्टली लोग नहीं निभा रहे। आगे अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑन डे ऑफ जजमेंट। कॉन्सेप्ट है कि अगर गवर्नमेंट बुरे काम करेंगी, जैसे कि हमारे पॉलिटिशियंस ही ले लेंगे जो करप्ट कर रहे हैं, जो बंदे मरवा रहे हैं, ये जो ब्रेन गेम हॉर्स ट्रेडिंग से सारा कुछ हो रहा है, तो भाई इनकी जजमेंट वाले दिन, क़यामत वाले दिन इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी है। ये नहीं, ये इंडिविजुअल क्राइम नहीं कर रहे। एक होता है जो बंदा क्या करता है, ताश जुआ खेल रहा है, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल क्राइम है। एक झूठ बोल रहा है, वो इंडिविजुअल क्राइम, उससे पूछा जाएगा। लेकिन ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये जो रिश्वत ले रहे हैं, जो पैसे अवाम का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं नौकरियों में, इनको आखिरत में ज्यादा पूछा जाएगा, ज्यादा सख्त पकड़ा है। बिकॉज इसमें हुकूकुल इबाद आ गए ना, सिर्फ इंडिविजुअल हकूक नहीं रहे, हुकूकुल इबाद आ रहे हैं, तो उसके बारे में सख्त पकड़ होनी होगी। उसके बाद है इंस्टीट्यूशन ऑफ शुरा फॉर कंसल्टेशन, कि कंसल्टेशन के लिए शुरा का सिस्टम है कि कंसल्ट करके आपने फैसले करने हैं। इस्लामिक हज़रत उमर के दौर में भी काजी के साथ साथ इनके कुछ ना कुछ मेंबर्स होते थे, उनसे कंसल्ट करके आप डिसीजंस लेते थे। ठीक है, खुद ही नहीं है कि किंगशिप में ऐसा होता है ना, जो मर्जी डिसीजन ले लें। खिलाफत में ये होता है कि आपकी कंसल्टेशन बेस्ड, जो इस्लाम के रिलीजियस स्कॉलर्स होंगे, प्रॉपर जो
इल्म रखते होंगे सियासत का भी, जुडिशरी का भी, हर चीज़ का, वो बंदे होंगे जिनसे आप डिस्कस करके डिसीजन लेना होता है। और हजरत उमर का इस बारे में कौल है, देयर कैन बी नो खिलाफत एक्सेप्ट बाय कंसल्टेशन, कि खिलाफत का सिस्टम चल ही नहीं सकता कंसल्टेशन के बगैर, मशवरे के बगैर। जैसे होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मशवरा करते थे सहाबा कराम से, जैसे वो खंदक खोदनी थी तो उसमें भी मशवरा किसी सहाबी ने दिया था ना, और भी काफी जगहों पर सहाबा से मशवरा करते थे। हालांकि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरे की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी करते थे कि उम्मत मशवरे से काम चलाइए, ये उनके अमली नमूना बना दिया है उम्मत के लिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो यू आर स्ट्रॉन्गली वेलकम करें। लास्ट टॉपिक है तो आप पूछ लें, इसके बाद हम क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक्स और इस तरह की चीज़ों पे आते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? वेरी गुड यार, अगर समझ आ गई है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि इस्लामिक स्टडीज की आपको समझ आ गई है। अप्रॉक्स 10+ टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं। मींस टू से के पेपर के अंदर 2 से 3 टॉपिक आपके समझ में कवर हो चुके हैं, 2 टॉपिक कंफर्म कवर हो चुके हैं, शायद 3 लग जाए इस साल ही। तो बड़ी ज़बरदस्त थिंग है, बस आपने करना क्या है, पढ़ना है। इसके बाद सिर्फ लेक्चर सुन के, अगर ये सुनेंगे तो महीने बाद भूल जाएगा, फिर ये कहानियां लगेंगी जो कहानियां भूल जाती हैं। तो पढ़ेंगे तो आपको ये लेक्चर भी पूरी उम्र याद रहेगा, और साथ में पेपर के लिए इन एंड पेपर भी तो देना है बॉस। अच्छा आगे एक चीज, हाँ मैं अनाउंस कर दूं पहले, ठीक है? हमारा ऐसे का सेशन स्टार्ट हो रहा है सैटरडे से, ठीक है? सैटरडे या संडे, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग उसकी होगी अप्रॉक्स 8:30 बजे ना रात। और उसके पहले 2 लेक्चर्स फ्री हैं, डेमो लेक्चर्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उनके अंदर हम डिस्कस करेंगे रीजंस ऑफ फेलियर की, कि लोग फेल क्यों होते हैं। अगर उन्हें ओवरकम कर लेंगे उन रीजंस को तो पास हो जाएंगे। सेकेंडली, लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड क्या है सीएसएस में ऐसे का लैंग्वेज का। थर्ड थिंग इज दैट कि थीसिस स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, वो कैसे बनाते हैं, और क्लास में बना के भी आपको आप सब बच्चों से बनवाएंगे भी, साथ ही चेकिंग होती रहेगी। उसके अलावा आउटलाइन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उसकी असाइनमेंट्स भी होंगी। 2 फ्री डेमो लेक्चर है, 2 असाइनमेंट्स हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपकी इवैल्यूएट हो जाएंगी। तो आपने वो अटेंड जरूर करना है। मेरे पास जो 40 बच्चे हैं सबको इन्विटेशन है, जरूर अटेंड करना है। और अगर अच्छा लगे तो आप पेड से, उसके बाद वो पेड सेशन है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको उधर, अगर किसी बच्चे ने डिटेल्स अभी लेनी हो तो मुझे इनबॉक्स करके आफ्टर लेक्चर ले सकते हैं। लेकिन ओवरऑल वो आप ले लेंगे तो सारे लेक्चर के अंदर आपको सारी, मतलब फी ईटीसी को सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। मुझे इनबॉक्स में डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है? बाकी की बात क्या उसे कहते हैं कि वो कंपल्सरी नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, लेक्चर्स लेनी है 2, समझ आए लगे कि ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिएगा, अदरवाइज इट्स ओके, कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक? और एक और काम आपने करना है, मैं ना ग्रुप के अंदर दूसरा ना उसका ब्राउज़र सेंड कर दूंगा, और उसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी, ठीक है? आप लोगों ने वो ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा वो ग्रुप, और साथ में आपने अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड करना है। ये काम आपके ऊपर, बल्कि मेरी तरफ से कंपल्सरी ही समझ, ठीक है? तो जिन लोगों ने भी हमारा, क्योंकि ये फ्री सेशन है, अगला भी फ्री है, तो एटलीस्ट लोगों को तरफ ज्यादा से ज्यादा पहुंच भी जाएगा। और जो लोग पेड में आना चाहिए ना आना चाहिए, आउटलाइन बनाना एटलीस्ट में आ जाएगी, और एटलीस्ट उससे भी कम ये तो पता चल जाएगा कि यार ऐसे है सीएसएस को, जो अभी तक आपको मोस्टली लोगों को समझ नहीं आया कि करना कैसे है, क्या सीन है, क्या स्कीम है उसकी, क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। वो है टॉपिक है हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन, जो सीएसएस में सब्जेक्टिव टाइप का आते हैं। 4 सवाल करने होते हैं, 7 आते हैं, उनमें से एक की आपको मैं बता देते हैं कि कैसे करना। राइट ए फर्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन आ गया, राइट ए नोट ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। उर्दू वालों के लिए औरतों का जो है मुकाम इन द लाइट ऑफ इस्लाम क्या है, इसके ऊपर नोट। भाई सबसे पहले आप एएनएस आंसर की हेडिंग देंगे, उर्दू वाले जवाब लिखेंगे, नंबर 1 लिखेंगे इंट्रोडक्शन, उर्दू वाले लिखेंगे तारुफ। आपने लिखना है कि जिस तरह इस्लाम ने मर्दों को हकूक दिए उसी तरह से ही कुछ हकूक औरतों को दिया है, और औरतों को बड़ा एक प्रॉपर मुकाम दिया है इस दीन इस्लाम ने, ठीक है? या इंग्लिश वाले लिखेंगे कि वुमेन इस्लाम हैज ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू वुमेन, ठीक है? यहाँ से आप बात शुरू करके ना 10 से 20 लाइंस का आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। कितने? 10 से 20 लाइनों का इंट्रोडक्शन लिखना है। इससे कम ना लिखेगा, इससे ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन 10 to 20 लाइंस इनफ है। आपने क्या करना है, इसके अंदर बता देंगे स्पेशल स्टेटस दिया है, और एज ए मदर डॉटर एक 2-3 सेंटेंस, ये जो एज ए मदर डॉटर इंडिविजुअल इस पे एक सेंटेंस लिख देंगे तो आपके तकरीबन 10 से 20 लाइनें बन जाएगी। मैं लाइनों की बात कर रहा हूँ, 10 से 20 सेंटेंस की बात नहीं हो रही, लाइनें।
उसके बाद है रेफरेंस रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। उर्दू वाले लिखेंगे औरत का मुकाम कुरान मजीद की रोशनी में। हमने होली कुरान लिखा है ना, तो कुरान आप अरेबिक वर्स दे देंगे कुरान की और साथ में तर्जमा दे देंगे या ट्रांसलेशन देंगे। उसके बाद सुन्ना, ठीक है, और औरत का मुकाम सुन्नत के हदीस की रोशनी में, ठीक है। आप अरेबिक वर्स देंगे हॉल वसल्लम की सेइंग का और तर्जमा दे देंगे। अगर आपको अरेबिक वर्स ना आता हो तो सिर्फ तर्जमा दे दें, वो भी काफी, ठीक है। आगे है नंबर 3, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। अब स्टेटस हमने 3 तरफ 4 तरह का कर सकते हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा अगर आपको आता हो तो कर सकते हैं। स्टेटस एज ए मदर, एज ए डॉटर, एज वाइफ, एज एन इंडिविजुअल के एज एन इंडिविजुअल भी तो उसका एक स्टेटस है वुमेन का, ठीक है। वो आप डिस्कस करेंगे 4 तरह के। ये ऑब्वियसली एक एक अगर हेडिंग है तो इनको आप अच्छे से 1 पेज डिस्कस कर लेंगे या ना करें, इट्स अप टू यू, ठीक है जी। ये हो गया स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। ये आपने मेन हमारा टॉपिक है स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, इसे अच्छा खासा लंबा लिखना है। स्टेटस एज वाइफ के अंदर भी आप सब हेडिंग्स बना लेंगे ना छोटी छोटी, कि उससे हक मेहर का हक है एज ए वाइफ, उससे लुक आफ्टर बेटर ट्रीटमेंट का हक है, उसे इनहेरिटेंस का हक है। तो वो इस तरह से आप सब हेडिंग्स नीचे बना लेंगे, समझ आई। उसके बाद अगर आप सब हेडिंग्स नहीं बना रहे तो फिर आपने डायरेक्टली भी दे सकते हैं राइट्स ऑफ वुमेन इन इस्लाम। वो आपने सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करनी, सिर्फ इनलिस्ट कर देनी। 8-10 ना सिर्फ राइट्स इनलिस्ट कर देने, राइट ऑफ एजुकेशन, बेटर ट्रीटमेंट, उस तरह के 7-8 राइट्स और लिख देने। और लास्ट क्या है नंबर 5, कंक्लूजन। क्योंकि हमारा मेजर टॉपिक क्या था, स्टेटस ऑफ वुमेन इस्लाम, राइट्स ऑफ वुमेन। इसके अंदर आ जाता है तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पेज के ऊपर 10-12 लाइन हेडिंग लिख देंगे, बात खत्म। या पॉइंट्स, राइट टू एजुकेशन, राइट टू डॉवर, राइट टू बेटर ट्रीटमेंट, इस तरह के। उसके बाद है कंक्लूजन। कंक्लूजन भी 20 कंक्लूजन या हासिल कलाम जिसे या हासिल बहस कहते हैं, वो भी 10 से 20 लाइन में लिखते हैं, और वाइंड अप। और इसकी जो लेंथ होगी वो काइंडली नोट डाउन कर लें, 500 to 700 वर्ड्स। ये अप्रॉक्स इतने आप लिख देंगे ना, जैसे 700 वर्ड्स आप लिख देते हैं तो बड़ी अच्छी लेंथ बन जाएगी आपकी। क्योंकि अगर आप पेजेस की बात करें तो कोई बच्चा है वो एक पेज पे 100 लफ्ज़ लिखता है, एक है जो 200 लफ्ज़ लिखता है, एक है जो 70 लिखता है, तो पेजेस तो भाई बढ़ते ही जाएंगे। उससे बेहतर है वर्ड्स देख लें, 500 से 700 वर्ड्स, ठीक है। नौरीन, हाँ, जिस तरह मैंने ऐसे में सिखाया था ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि ऐसे वाला जो इंट्रोडक्शन है वो एक समझ लें सुपर इंट्रोडक्शन है 100 नंबर वाला, तो उसको आप शॉर्ट फॉर्म में मतलब 20 नंबर के लिए 10 से 20 लाइनों में लिख देंगे, बड़ा अच्छा आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। नौरीन बेसिकली मेरी ऐसे की स्टूडेंट है, ये लास्ट बैच 16 की, तो वो पूछ रही है उसे इंट्रोडक्शन लिखना आ गया ऐसे क्या, तो वो पूछ रही है कि क्या वही उसी से आप कर सकते हैं। उमा, मेरे पास वैसे तो इस वक्त शायद किसी स्टूडेंट का पढ़ा हो, लेकिन मैं शेयर नहीं करता। मेरे पास स्टूडेंट्स के लिखे हुए पढ़े हुए हैं, बट मैं शेयर नहीं करता। लिखना आपने हर बच्चे ने कॉपी पेस्ट, क्योंकि आप करेंगे कॉपी पेस्ट करने के लिए मैं मटेरियल नहीं देता कभी, ठीक। ये था सारा जनाब आपका 20 नंबर का क्वेश्चन। और उसके अलावा क्या है, 2 आपने होली कुरान सुना, 2 वर्सेस अरबिक यहाँ पे, 2 अरबिक वर्सेस आपने कहीं और ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने स्टेटस के अंदर एक हेडिंग दे दें, एक, या एज ए मदर में एक अरबिक वर्स दे दें तर्जमा, एक वाइफ के अंदर दे दें, या इंट्रोडक्शन के अंदर दे देंगे, तो इट्स अप टू यू। टोटल मैक्सिमम आपने 4 अरबिक वर्सेस ऐड कर दें हैं, वो ठीक है। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ आपके सवाल का जवाब। हम बात कर रहे थे 20 मार्क्स की क्वेश्चन की, तो 4 अरबिक वर्सेस मोस्टली मैक्सिमम कर सकते हैं। 2 कुरान के पूरे सवाल में, 20 नंबर के सवाल में, हर हेडिंग में नहीं, पूरे सवाल में 4 मैक्सिमम आपने ऐड करने, 2 कुरानिक और 2 हदीस, या 3 कुरानिक वर्सेस और 1 हदीस, इस तरह से, ठीक है। और अगर आपको अरबिक वर्सेस नहीं आते तो सिर्फ तर्जमा लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने अरबिक वर्स ऐड करना है। 70 प्लस लेनी है तो फिर अरबिक जरूर ऐड करें, अदरवाइज 70 नंबर आ सकते हैं उसके बगैर भी। 4 कर लें बेस्ट है, 3 कर लें, 2 कर लें, 1 कर लें, लेकिन ऐड जरूर करना, ठीक है। तर्जमा वर्ड टू वर्ड याद कर लें। अगर वहां पे जाके तर्जमा भूल जाता है तो आपने कॉन्टेक्चुअल मीनिंग दे देना। आपने कहना है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ सेइंग ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आपने इन्वर्टेड कॉमास के बगैर दे देना है, बात खत्म। समझ आ गई इस बात की? कोई क्वेश्चन है तो पूछते। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, बॉयज एंड गर्ल्स? आमिर रियाज, पीएमएस पंजाब का कोई भी एक्सपेक्टेड मंथ नहीं है। पीएमएस पंजाब अब नेक्स्ट टाइम होगा फरवरी के बाद, अप्रैल में होगा या मई में, मार्च में नहीं होगा उम्मीद है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई किसी मंथ में हो सकता है।
CSS का हमेशा फरवरी में होता है, CSS की हमेशा याद रखें हर साल फरवरी में होता है, चाहे वो 15 फरवरी हो, चाहे 4 फरवरी हो, चाहे 20 फरवरी हो, चाहे 28 फरवरी हो, लेकिन फरवरी। PMS का कोई नहीं। हाँ जी, PMS के लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। PMS का भी आप सिलेबस उठाएंगी ना शबनम, तो आपको पता चलेगा जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं ये सारे PMS में भी सेम टू सेम आए होंगे। आप जरा पास पेपर देख लीजिएगा, ठीक है। अब एक चीज और, जो लोग कल भी मैंने अनाउंस किया था, जो लोग इवैल्यूएशन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा एक इवैल्यूएशन सेशन होता है इस्लामिक स्टडीज का, जिसका प्रोसीजर काइंडली पहले सुन लें। वो पेड है, ठीक है, वो कंपलसरी नहीं है। जिसने इवैल्यूएशन सेशन ज्वाइन करना वो फीस दे के वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स ले लें। आपने नहीं ज्वाइन करना तो इट्स ओके, कंपलसरी नहीं। वो ये है कि आपको फॉर एग्जांपल मंडे है तो मंडे वाले दिन आपको ना एक ग्रुप बन जाएगा, पेड बच्चे उसमें आ जाएंगे। उसके अंदर क्या होगा, डाटा सेंड कर दिया जाएगा। सबसे पहले 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेंड किए जाएंगे, 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे, साथ में रेलिवेंट मटेरियल सेंड कर दिया जाएगा और पास पेपर सेंड कर दिया जाएगा। साथ में आपको कहा जाएगा कि आपने उन 8 टॉपिक्स पे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, वो कैसे बनाने हैं कि एक पेज के ऊपर सारी हेडिंग्स लिख देनी है और बैक पेज पे मतलब इंट्रोडक्शन से लेकर तक 20 से 25 हेडिंग लिख देनी है, और जो बैक साइड है उसके ऊपर अरेबिक वर्सेस और तर्जमा लिख देना है, ठीक है। 4 अरेबिक वर्सेस, 2 कुरान के वर्सेस, 2 हदीस के विद तर्जमा या ट्रांसलेशन। वो एक वर्क आपने लिख के उसके बाद उसे अच्छी तरह से रटा लगा लेना, मतलब हेडिंग्स याद होंगी, कुरानिक वर्सेस और तर्जमा याद होगा। ये एक सवाल हो गया। इस तरह आपने 8 सवालों का इसी तरह करना है, ठीक है। और आपने मुझे 6 दिन बाद फ्राइडे तक, बल्कि 5 या 6 दिन बाद आपने मुझे वो सेंड कर देना टास्क। और संडे वाले दिन आपका टेस्ट होगा, 3 सवाल दिए जाएंगे, उनमें से आपने 2 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। आप चाहे बिगिनर हैं, चाहे आपको एक लफ्ज भी नहीं आता, तो इस्लामिक स्टडी का जो एक क्वेश्चन है ना, जो डाटा मैं सेंड करूंगा वो 2 से 3 घंटे में आराम से आप कवर कर लेंगे। जो ज्यादा अच्छा बच्चा, जो सीनियर बच्चा है, वो तो 1 घंटे में कवर करता है, लेकिन जो नॉर्मल तरीन बच्चा है, जो 0 पे है, वो भी 2 से 3 घंटे में उस क्वेश्चन को कवर कर लेगा, ठीक है। तो और टॉपिक है, मीन्स डेली के 2 टॉपिक करेंगे तो 4 दिन में खत्म हो जाए। अगर कोई लग रहा है कि सर मैं डेली के 2 नहीं कर सकता, तो आप 2 दिन 2 कर लें, बाकी दिन एक कर लें, तो 7 से 8 टॉपिक होंगे, 7 होंगे बल्कि मैक्सिमम 7 टॉपिक होंगे। आपने छठे दिन मुझे उसका टास्क सेंड कर देना और 7वें दिन आपका टेस्ट हो जाएगा। और टेस्ट आपको नेक्स्ट वीक के अंदर इवेल्युएट विद पेन के से इवेल्युएटेड फॉर्म में चेक करके मिल जाएगा। ये आपका है। और इसकी जो फीस है वैल्यूएशन समेत, सारे टास्क PTC समेत, वो है 1500 रुपया सिर्फ। 3 टेस्ट होंगे, 3 वीक का ये सेशन है और 3 टास्क, और टोटल आपके 20 से 25 सवाल कवर हो जाएंगे इससे। और ये मेरी तकरीबन कह लेंगे एक्सपीरियंस वाइज मैं गारंटी दे सकता हूँ, वैसे तो अल्लाह को पता है, लेकिन उससे बाहर नहीं आएंगे 4 सवाल, ठीक है। फी उसकी क्या है, 1500 रुपया सिर्फ। फीस जानबूझ के कम रखी है कि हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है 1500 को। मतलब नेटवर्क इंटरनेट का पैकेज है बेसिकली, चाहे आप जिस मर्जी कैटेगरी क्लास से हैं, एलीट क्लास, मिडिल क्लास, फोर्थ क्लास, इंटरनेट के पैकेज में आपको ये मिल जाएगा। वजह ये आपका जो है ना, आपका जो सजेशन है आप मुझे इनबॉक्स में दीजिएगा। ये जो जनरल सजेशन है ना, मुझे इनबॉक्स में दीजिएगा। अभी के लिए मैंने आपको बता दिया, जिस बच्चे ने ये ज्वाइन करना हो, मुझे इनबॉक्स में जाके ना, मेरा नंबर मैंने शेयर कर दिया है, आपको बताइए, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। 0308 778899, ये मेरा नंबर है। आपने मुझे टेक्स्ट कर देना कि सर मैं इस्लामिक स्टडी का सेशन ज्वाइन करना चाहता हूँ, मेरी सीट रिजर्व कर दें। और 2-3 दिन तक आप फीस सबमिट कर दीजिएगा। इजी पैसा, जैस कैश या बैंक अकाउंट, तीनों आपको मिल जाएंगे, जिसमें मर्जी आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूँ, कंपल्शन नहीं है, कंपल्शन नहीं है, लेक्चर्स फ्री हैं। जिसने वो ज्वाइन करना हो, क्योंकि ऑब्वियसली डाटा सेंड करना, उसके बाद आपकी वैल्यूएशन करना, उस पर टाइम लगता है। और ऑब्वियसली हम अकेडमी चला रहे हैं, तो फाइनेंशियल तो जरूरत सबको होती है, जिस तरह आपको जरूरत है उस तरह मुझे भी जरूरत है एज ए टीचर भी, ठीक। तो बस इसलिए बाकी अकेडमी से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट सबसे कम फीसिस में से एक हम आपको नजर आएंगे इस्लामिक स्टडी के वैल्यूएशन सेशन के हिसाब से, ठीक है जी। और ये जो जनरल सजेशन है, वजह आपका आप बता दें, किसी का और जनरल सजेशन हो या क्वेश्चन हो, आप मुझे इनबॉक्स में आके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप। बाकी हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो इंशाल्लाह हम थर्सडे को रखने हैं। थर्सडे को शाम अप्रॉक्स 7 या 7:30, 7:15 या 7, मतलब इसके करीब ही हमारा होगा। थर्सडे को हमारा इस्लामिक स्टडी का आपका नेक्स्ट सेशन, लास्ट वर्कशॉप होगी आपकी, ठीक है। हमारे 15+ टॉपिक इंशाल्लाह कवर हो चुके होंगे।